आगे कंटिन्यू करेंगे जी एक्ट को। सेक्शन 3 निकाल लीजिए। सेक्शन 3 बात करता है, अगर हेडिंग चेक करो, प्रोहिबिशन ऑफ डूइंग डैमेजिंग एक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ डूइंग डैमेजिंग एक्ट। डैमेजिंग एक्ट आपने कल समझ लिया 2B में क्या होता है। अब बात कर रहे हैं कि प्रोहिबिटेड है दिस एक्ट, ठीक है, बाय दिस लॉ, कि भाई आपने करना नहीं है, मतलब ठीक है, डैमेजिंग एक्ट नहीं करना है। तो सब सेक्शन 1 में लिखते हैं, हुएवर ऑर्गेनाइजेस ए एजिटेशन, स्ट्राइक, हड़ताल, धरना, बान, डेमोन्स्ट्रेशन और मार्च और प्रोसेशन और ब्लॉकेड ऑफ रेल और रोड ट्रैफिक, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, वेदर बाय एन इंडिविजुअल, चाहे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, शैल नॉट इंडल्ज इन एनी डैमेजिंग एक्ट, ठीक है, शैल नॉट, क्या लिख रहे हैं यहां पे ध्यान दीजिए, शैल नॉट इंडल्ज इन एनी डैमेजिंग एक्ट। तो आप भाई डैमेजिंग एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन चीजों के लिए, तो आपने डैमेजिंग एक्ट करना नहीं है। वो बैन किसने करा है? सेक्शन 3 ने, ठीक है ना, सेक्शन 3 ने बैन लगाया भी ऐसा काम ना करो, ठीक है, डैमेजिंग एक्ट वाला। तो डैमेजिंग एक्ट को ध्यान रखना है, शैल नॉट इंडल्ज इन डैमेजिंग एक्ट। फिर आगे आइए, सब सेक्शन 2 में लिखते हैं एक अलग सी बात, द स्टेट गवर्नमेंट में वीडियोग्राफ सच डैमेजिंग एक्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, स्टेट गवर्नमेंट को। द स्टेट गवर्नमेंट में वीडियोग्राफ सच डैमेजिंग एक्ट्स, तो जो डैमेजिंग एक्ट कर रहे होंगे स्टेट गवर्नमेंट उसकी वीडियोग्राफी कर सकती है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को हक है, कर सकती है। कई बार ऐसा पूछ सकते हैं ना आपसे भी, वीडियोग्राफी डैमेजिंग एक्ट की कौन कर सकता है? एज पर सेक्शन 3 स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल बैन सा लगाया है, ठीक है, अभी आपको ये पनिशमेंट वगैरह नहीं पता चली, बट अगले ने कहा है ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट आइए, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में लिखते हैं पेनल्टी फॉर कॉजिंग डैमेज। पेनल्टी फॉर कॉजिंग डैमेज, अगर डैमेज करोगे तो फिर उसकी पेनल्टी देख लो क्या रहेगी, ठीक है। कहते हैं हुएवर कमिट्स एनी डैमेजिंग एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, हुएवर कमिट्स एनी डैमेजिंग एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद imprisonment for a term which may extend to 1 year। कितनी सजा हो सकती है? मैक्सिमम 1 ईयर की, ठीक है जी, 1 साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है। मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम लिखी नहीं है, जितनी भी कर दो, चाहे 1 महीना कर दो, ठीक है, बट जज मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 1 साल। तो आपने मैक्सिमम ध्यान रखनी है। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन जो है वो विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। फाइन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 4 ने पनिशमेंट दी है कि डैमेजिंग एक्ट करने की, ठीक है, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़ो, उसी में डैमेजिंग एक्ट को नहीं भूलना है। डैमेजिंग एक्ट आपने पढ़ रखा है, स्ट्राइक के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ो, स्ट्राइक के दौरान प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ो, इतनी इतनी सजा आपको दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 5, मतलब सेक्शन 4 में एक तो आपने हेडिंग याद करना है, एक पनिशमेंट बस। सेक्शन 4 में पनिशमेंट किस चीज की है ये ध्यान रखना, नॉर्मल डैमेजिंग एक्ट करने की, क्लियर है। सेक्शन 5 सेक्शन 5 बात करते हैं जी, पेनल्टी फॉर कॉजिंग डैमेज बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक काइंड से बता रहे हैं आपको, ये ही ऑफेंस सेक्शन 4 वाला। हेडिंग ध्यान से पढ़ो, पेनल्टी फॉर कॉजिंग डैमेज, है तो इसमें भी कॉजिंग डैमेज है, ऊपर भी कॉजिंग डैमेज, बट यहां पे जो कॉजिंग डैमेज है दैट इज बाय फायर या बाय एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है, आग आग लगा के, बॉम्बिंग के साथ, ठीक है, इस तरीके से नुकसान करना। तो लिखते हैं whoever commits any damaging act, whoever commits any damaging act by fire or explosive substance shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year। अंडरलाइन करो, shall not be less than 1 year, मतलब मिनिमम कितनी सजा देंगे? अब मिनिमम आ गई है, मिनिमम 1 साल। अब इसमें मिनिमम 1 साल देनी है क्योंकि थोड़ा डेंजरस टाइप कैसे कर रहे हैं, बट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 ईयर्स। तो यहाँ पे 1 से 2 साल, 1.5 साल हो सकती है, 1.5 हो सकती है, बीच में जज की ऑप्शन है, ठीक है, बट ना तो वो 1 से नीचे कर सकता है भी 10 महीने की कर दे,
ना 2 से ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन रहेगी 1 to 2 years, एंड shall also be liable to fine which may extend to 3 लाख रुपीस। फाइन कितना, तिगुना कर दिया, ठीक है ना, 3 लाख तक अब आप जा सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम, इसमें मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, फाइन में ध्यान रखेंगे मिनिमम कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट में आएगी। तो 1 to 2 years इम्प्रिजनमेंट, 3 लाख फाइन। नेक्स्ट आइए, एक प्रोवाइजो दी है, प्रोवाइजो ध्यान से पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द जजमेंट। इसको ना ब्रैकेट में करो, 4 से लेकर जजमेंट तक, 4 से लेकर जजमेंट तक। मैं दोबारा पढ़ता हूं, कहते हैं प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, एक बार ब्रैकेट छोड़ देंगे, द कोर्ट में अवॉर्ड ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है जी। ऊपर ऊपर मैंने क्या कहा था, 1 से नीचे नहीं दे सकते ना, 10 महीने। यहां पे इन्होंने प्रोवाइजो बना के दे दी, आप कम करना चाहते हो कर सकते हो। द कोर्ट में अवॉर्ड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म लेस देन 1 ईयर। अगर आप 6 महीने देना चाहते हो ना, दे सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। बट जो ब्रैकेट में मैंने पोर्शन अंडरलाइन करवाया, ठीक है, इसको ध्यान कर लो कि फॉर स्पेशल रीजन, एक तो आपको स्पेशल रीजन नोट करने पड़ेंगे, एंड टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग इन द जजमेंट। रिटर्न में आपने रीजनिंग देनी है कि भाई मैंने इसको 6 महीने तक क्यों ऐसे ऐसे दिया, मैं क्यों कर रहा हूं इसमें, ठीक है ना, ऐसा स्पेसिफिक सर्कमस्टांस क्या बन रहा है। यहां पे हल्का सा लिख लेंगे प्रोवाइजो पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। स्पेशल रीजन किसने बनाने हैं, जज ने बनाने हैं, तो जज की डिस्क्रिप्शन रहेगी बेसिकली, ठीक है। मे लिखे ना, द कोर्ट में। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, स्पेशल रीजन कहां पे करने आपने, जजमेंट में, रिटर्न में। अगला कहे ऑरली, नहीं ऑरली, रिटर्न में चलेंगे, ठीक है, रीजंस। फिर आप कर सकते हो, जनरली नहीं कर सकते। अगर आपसे पनिशमेंट पूछी जाए ना, नॉर्मली आपने लगाना 1 to 2, ठीक है ना, 1 to 2। अगर वो कहें भी हो सकती है ऐसे, तो वो कैसे हो सकती है, नीचे ऑप्शन देंगे आपको, विद रीजंस, राइटिंग एंड जजमेंट, ठीक है। इस टाइप से आपने ध्यान रखनी है। सेक्शन 3, 4, 5, 3 सेक्शन जो आपने पढ़े, ये तीनों सेक्शंस बस ऑफेंस डिक्लेयर करते हैं, जिस वजह से हम इस एक्ट को बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। यहां से पता लग गया ना आपको, 2 सेक्शन पढ़ के भी सजा दे दी। कल अपना फॉर्मूला यही था, क्रिमिनल लॉ कौन सा होता है, जिसमें पनिशमेंट प्रेस्क्राइब होती है। इन्होंने पनिशमेंट दी सेक्शन 4 में, बेसिक सेक्शन मेन लेकर आए पहले, ठीक है, 4 में, सेक्शन 5 में। सेक्शन 3 में बैन करके आए, प्रोहिबिट करके, कि आपने करना नहीं है। करोगे तो फिर अच्छा, करोगे कैसे, 2 टाइप से, या तो आग लगा के बसों को आग लगाओगे, या फिर बसों की वैसे पत्थरबाजी से तोड़फोड़ करोगे। अगर तोड़फोड़ करते हो, पत्थर लगा, फिर सेक्शन 4। अगर आप आग लगाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, फिर सेक्शन 5। बस उसमें थोड़ी सी लाइबिलिटी ज्यादा है, उसमें लाइबिलिटी कम है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद जो पोर्शन स्टार्ट होता है, वो अब थोड़ा सा उस पे आएंगे, जो मैंने आपको कल बताया था, कंपनसेशन की भी रेमेडी है साथ में, ठीक है, रिकवरी भी करवा के देंगे लॉस वगैरह की। तो सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 बात करता है रिकवरी ऑफ डैमेज और लॉस, ठीक है, रिकवरी ऑफ डैमेज और लॉस। कहते हैं हुएवर इज फाउंड गिल्टी ऑफ डूइंग एनी डैमेजिंग एक्ट, whoever is found guilty of doing any damaging act। आपको पता ही है इसमें कौन 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 लाइबल रहेगा, एक तो ऑर्गेनाइजर, एक पार्टिसिपेंट्स जो है, ठीक है। whoever is found guilty of doing any damaging act shall, मतलब they shall, in addition to the sentence imposed, सेंटेंस मतलब सजा, जो ऊपर दिया ना सजा, उसके साथ में हम लेकर आ रहे हैं, इन एडिशन टू, अंडरलाइन करो, in addition to the sentence imposed be also liable to make the payment of an amount, ठीक है। तो ये लाइबल रहेंगे पेमेंट करने के लिए भी कुछ अमाउंट के। अमाउंट कौन से, कहते हैं इक्विवेलेंट टू द लॉस कॉज टू द पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना, अच्छा इस वजह से बनाई है, ठीक है ना, अब समझ आया, पहली बार यूज हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ड 2A वाला। तो ये कह रहे हैं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे जी। आपने बस जला दी, बस कितनी की, 15 लाख की है, ठीक है, जो आपने जलाई, तो 15 लाख वो डिटरमाइन कौन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन करवाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेकर आ रहे हैं, और फिर जितनी वो वैल्यूएशन करेगी उसके इक्वल आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और साथ में उधर आपको जज को फाइन देना है, जेल जाना है, उधर जेल भी है प्लस
फाइन भी देना है, वो फाइन ट्रेजरी में जाएगा, समझो बात थोड़ी सी, मैं फाइन और कंपनसेशन का डिफरेंस करवा रहा हूँ। वो फाइन जाएगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है। 2 लाख लिया, चाहे 3 लाख लिया, चाहे 1 लाख लिया, जो भी लिया फाइन, बट वो सरकार को थोड़ा ना जाएगा जिसकी बस जली है। अब सरकार की बस जली है, मतलब वो सरकार के वैसे खाते में चला गया। चलो प्राइवेट से थोड़ा सा समझते हैं, प्राइवेट से आपको समझ आ जाएगा जल्दी। किसी की गाड़ी जलाई प्राइवेट, ठीक है, उसकी 5 लाख की गाड़ी जला दी, तो 5 लाख उसको दिलवाएंगे, और बाकी 1-2 लाख का जो फाइन वगैरह बनता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा। अगर वो बस सरकारी है तो सरकार को वैसे पीआरटीसी वालों को 10-15 लाख वो पेमेंट करवा दी जाएगी, और बाकी जो है वो नॉर्मल ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, कॉमन फंड में। समझ गए बात? तो इस तरीके से है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं भी इन एडिशन टू ये आपके ऊपर कंपनसेशन की लायबिलिटी रहेगी। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, देखो भी इन एडिशन टू देना है कंपनसेशन, या इन लिeu ऑफ, इन एडिशन टू देना है, ठीक है। और कितना देना है, लॉस का हाफ देना है या बराबर देना है, इक्विवेलेंट देना कहते हैं। जितना लॉस होएगा पूरा 100% देना है। लॉस कौन डिटरमिन करेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 3 क्वेश्चन बनते हैं बस आपके। अच्छा एक चीज और बता दूं, सेक्शन 4 और 5 में ध्यान रखना, वो आपको पनिशमेंट जब पूछेंगे ना, ऑप्शन बना देंगे कि 1 ईयर, जैसे सेक्शन 4 में 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख फाइन और बोथ। गलत बना दिया ना ऑप्शन, क्या दिया इन्होंने, एंड दिए, दोनों मिल गए। फाइन भी देना है आपको 1 लाख तक का, या प्लस पनिशमेंट भी, सेंटेंस भी है आपको, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट भी है, कहने का मतलब ये प्लस प्लस ध्यान रखना, कहने का मतलब दोनों में एंड लगाया है। चलिए आगे, फिर बात करते हैं सब सेक्शन 2 में, वाइल डिटर्मिनिंग द लॉस और डैमेज। अब हिसाब किताब लगा रही है कौन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वाइल डिटर्मिनिंग द लॉस और डैमेज, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल मेक असेसमेंट ऑफ डैमेज कॉज टू द पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड, असेसमेंट को अंडरलाइन कर लो, मेक असेसमेंट ऑफ डैमेज। असेसमेंट मतलब वो वैल्यूएशन करेगी, हिसाब बनाएगी कितना है, ठीक है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल मेक द असेसमेंट ऑफ डैमेज कॉज टू द, जितना हुआ है पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, एंड कॉज टू रिकवर द सेम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स एंड द पार्टिसिपेंट ऑफ द डैमेजिंग एक्ट। समझ गए? और रिकवर बैक भी करवाएगी। इसके 2 काम दे दिए, फिक्स भी तेने करना है, रिकवरी भी तेने करनी है, ठीक है। तो हो सकता है डीसी वगैरह को लगा दिया जाए, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी, आप हिसाब भी लगवाओ और रिकवर बैक भी करो। फाउंड गिल्टी, ठीक है, जो जितने भी बंदे गिल्टी पाए गए हैं, एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, अंडरलाइन करो, एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये तो क्वेश्चन आना ही मतलब आने की संभावना है, अगर आपको उठाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ और वर्ड डाल देंगे भी, एज एन इंटरेस्ट लिया जाएगा, एज एन फलाना लिया जाएगा, या क्या लिया जाएगा। आपने ध्यान रखना है लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे लैंड रेवेन्यू रिकवर करती है गवर्नमेंट, वैसे आपसे ये पैसे रिकवर करे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से 2 ही चीजें हैं सबसेक्शन 2 में, असेसमेंट करेगी, रिकवर करेगी। रिकवर कैसे करेगी, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह। नेक्स्ट है ये सेक्शन 7, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब 2A याद कर लो ना, 2A में क्या लिखा था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है, सेक्शन 7, ठीक है। तो सेक्शन 7 आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द स्टेट गवर्नमेंट, अंडरलाइन स्टेट गवर्नमेंट को, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बनाएगी बाय नोटिफिकेशन देके, टू बी नॉन एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। सिंपल कर दिया। अब आपको तो नहीं बताया अभी नोटिफिकेशन में नाम किसका देना है, ठीक है, ये पावर किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की, जिस मर्जी का नाम दे, ठीक है, अगले की इच्छा, बहुत सारे ऑफिसर हैं अगले के पास। सेकेंड सबसेक्शन, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल मेक द assessment of the loss or damage caused by a damaging act in such manner as may be determined by it, ठीक है। फिर उसका काम क्या है, जब अथॉरिटी आ गई उसका असेसमेंट करना काम, वो पीछे आप पढ़ी आए हो, ठीक है। असेसमेंट करना काम है डैमेजिंग एक्ट का, जैसे उसको सरकार बताएगी, एज मे बी डिटरमिन्ड बाय इट, ठीक है ना। मतलब इन सच मैनर लिख दिया, वो जो भी आपको बताया जाएगा, जैसे गाइड किया जाएगा ना भी आप ऐसे वैल्यूएशन करवाएंगे, वैसे करवाएंगे, फिर उस तरीके से आप वैल्यूएशन करवा लेंगे। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, टेंशन किसकी बढ़ने वाली है। फॉर एग्जांपल इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने
वैल्यूएशन करिए 15 लाख 10 लाख, कौन आएगा टेंशन में? कौन? ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर और पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने फंड्स करा, क्योंकि भुगतान तो उनको करना है। हाँ, उनको डर लगे। तो एनी पर्सन एग्रीव्ड, आगे लिखते हैं, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द असेसमेंट ऑफ लॉस और डैमेज। असेसमेंट जो पड़ी, हिल गए अगले 15 लाख, ठीक है। तो एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द असेसमेंट ऑफ द लॉस और डैमेज मेड अंडर सबसेक्शन 2 में, तो वो एग्रीव्ड क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्रीव्ड वो ही दिख रहा है मेरे को, तो जो एक्यूज पर्सन है, ठीक है ना, एक्यूज लिख सकते हो आप। तो एक्यूज पर्सन में या एग्रीव्ड पर्सन में विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, अंडरलाइन करेंगे 30 डेज को, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज कम्युनिकेटेड टू हिम, प्रेफर एन अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट। 30 दिन कब से, ध्यान रखेंगे, फ्रॉम द डेट विच द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज कम्युनिकेटेड टू हिम। असेसमेंट पहले बनती है, असेसमेंट ये बनाने से नहीं, 30 दिन काउंट करने अपने, असेसमेंट बनने के बाद फिर असेसमेंट कम्युनिकेट करनी होती है, किसको? एक्यूज पार्टी को, भी भाई ये देख बन गई। जिस दिन से कम्युनिकेट होगी ना अगले को, तो उस दिन पता लगे ना भी अच्छा 15 लाख देने पड़ेंगे, तो तब से आप 30 दिन के अंदर अपील लगा सकते हो। कहां पे? स्टेट गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट, अंडरलाइन करो। एक फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज कम्युनिकेटेड। 3 क्वेश्चन हो गए ना इसमें भी। एक तो 30 डेज लिमिटेशन पूछेंगे कितना अपील फाइल करने का, एग्रीड बंदे द्वारा 30 डेज जी, किसके पास लगेगी अपील? स्टेट गवर्नमेंट के पास। 30 डेज कब से काउंट करोगे? कम्युनिकेटेड, ठीक है ना, जब वो ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया जाएगा असेसमेंट वाला आपको। चलिए आगे, सेक्शन 6 और 7 ये दोनों ने आपको क्या बताया, कंपनसेशन की रिकवरी कैसे होती है। एक सेक्शन का हेडिंग दे दिया 6 का, रिकवरी ऑफ डैमेज और लॉस, और सेक्शन 7 में कर दिया कि ये कौन करवा के देगा आपको, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया आपको, सारा प्रोसेस भी बता दिया, आगे प्रोसीजर भी बता दिया, अपील भी लगा सकते हो, ठीक है। अब सेक्शन 8 to 11 जो है वो थोड़ा सा क्रिमिनल प्रोसीजर से डील करते हैं। 8 to 11 ये मैं वैसे थोड़ा बांटती जा रहा हूँ आपके माइंड के अकॉर्डिंग, कि आप याद ऐसे करके जाना, समझ ना भाई। 8 से फिर क्रिमिनल वाला आ गया, 6 और 7 सिविल वाला आ गया, ठीक है। और ऑफेंसेस 3 से 5 आ गए, 2 में डेफिनेशन, काम खत्म। पहला बताइए आपको शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ठीक है ना, इस तरीके से। सेक्शन 8, ऑफेंसेस टू बी नॉन बेलेबल, ऑफेंसेस टू बी नॉन बेलेबल, ये कल बात हो गई थी ना अपनी, यहीं से उठाई गई है। सबसेक्शन 1 में लिखते हैं द ऑफेंसेस कमिटेड, ऑफेंसेस कौन से हैं? 2 ही तो हैं, सेक्शन 4 एंड 5, 4 एंड 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि 6 एंड 7 की। द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल रहेंगे ऑफेंस, ठीक है। इसका मतलब बेल, हल्के सा लिखो, बेल इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, वहीं पे बेरक पे, बेल इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। नॉन बेलेबल को बता रहा हूं, नॉन बेलेबल का मतलब क्या है, कहीं आप लगा दे बेल होएगी नहीं, बेल होएगी कोर्ट की मर्जी पे, कॉमा, नॉट एज ए मैटर ऑफ राइट, नॉट एज ए मैटर ऑफ राइट ऑफ एक्यूज पर्सन। एक्यूज रॉब से बेल नहीं मांग सकता, ठीक है ना, वो पता है किस में मांग सकता है, बेलेबल ऑफेंसेस में। तो ये दिस इज द नॉन बेलेबल। सबसेक्शन 2, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, नेगेटिव लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है नो करके, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस punishable under this act shall, if he is in custody, be released on bail on furnishing his bail bond unless, यहां तक बात समझ आएगी आपको क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ो। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, बेल की बात कर रहे हैं, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल, इफ ही इज इन कस्टडी, अगर उसकी अरेस्ट उरेस्ट होगी है ना, शैल नॉट बी रिलीज बोल दो, कोई चक्कर तो नहीं है, क्योंकि नो पहले लगा रखे हैं उन्होंने, shall not be released on bail on furnishing his bail bond, कहते हैं आपने उसकी जमानत नहीं करनी है, ठीक है। जनरल रूल क्या है, उस बंदे को जो कस्टडी में ले रखा है, इस ऑफेंडर को आपने जमानत नहीं देनी है, unless the prosecution has been given opportunity to oppose the bail application of such release, ठीक है। जब तक कि आप पीपी को ना सुन ले, थोड़ा कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं ये बात,
एक बात और क्लियर कर दूं आपको, नॉन बेलेबल जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उसमें जमानत कौन देती है, कोर्ट या पुलिस ऑफिसर? कोर्ट देती है, ठीक है। ये बीएनएसएस से मतलब कुछ बातें ना आपको उठानी पड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने सारी चीजें तो बता नहीं रखी है। बीएनएसएस बहुत लंबी है, तो सारी बीएनएसएस आपको अप्लाई करनी है इसके साथ, इन वाले ऑफेंसेस के साथ, ठीक है, प्रोसीजर में। ये तो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ना जो अलग से आपको, वो पकड़ते जाओ बस। नॉन अवेलेबल बता दिया, बात खत्म, ठीक है, नॉन अवेलेबल बता दिया। तो नॉन अवेलेबल में बेल कौन करता है? कोर्ट, कोर्ट करती है। फिर को आगे बात, सेकंड बात सीखो, कोर्ट जो बेल करती है नॉन अवेलेबल में वो डिस्क्रिप्शन होती है, पता नहीं करेगी पता नहीं करेगी। फिर उसमें बीएनएसएस में कुछ ऑफेंसेस बता रखे हैं, इसमें आपको पीपी को सुनना जरूरी है, इसमें आप बिना पीपी को सुने जमानत दे सकते हैं। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं नॉन अवेलेबल जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, स्टेट को सुनना ही नहीं है, सिर्फ एक्यूज के वकील को सुन के आप जमानत उसको दे सकते हो, वन साइडेड। कुछ ऑफेंसेस थोड़े से सीरियस होते हैं जिनमें आपको पीपी को सुनना पड़ता है, समझ गए ना, स्टेट को भी सुनेंगे, इधर एक्यूज का वकील खड़ा होगा, दोनों की बहस होगी, दोनों को सुनते हुए फिर डिसीजन लेंगे, बेल इज ग्रांटेड और बेल इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो वो बात कर रहे हैं कि ये वाले जो ऑफेंस है ना सेक्शन 4 और 5 वाले, ठीक है, इसमें एक तो बात बताई हमने नॉन अवेलेबल है, दूसरी बात बता रहे हैं पीपी को बिना सुने बेल नहीं देनी। अब बात पता लगी ना, तो कोर्ट के लेवल पे क्या है बात, पीपी को सुनना मैंडेटरी है। वो किस मर्जी से क्वेश्चन डाल दें आपको तो ध्यान रखना मैंडेटरी है पीपी को सुनना, स्टेट को सुनना। चलें आगे। सेक्शन 9, सेक्शन 9 में बात करते हैं ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। अब ये ऑफेंसेस क्या है, कॉग्निजेबल नेचर के, ठीक है। कॉग्निजेबल का मतलब क्या बताया था कल, अरेस्ट, अरेस्ट हो सकती है बिना वारंट के, ठीक है, बिना वारंट के पुलिस उठा सकती है। तो लिखते हैं द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, अंडरलाइन कर लो, ऐसी बातें सीआरपीसी नहीं करती, बीएनएसएस नहीं करती। द पुलिस ऑफिसर, ये अलग से बात है, द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिमम रैंक चाहिए, ऊपर हो सकता है, ऊपर हो सकता है, ऊपर का कोई चक्कर नहीं है, मिनिमम रैंक हमारे को कितना चाहिए, हेड, मतलब कांस्टेबल नहीं चलेगा, कल्ला कांस्टेबल नहीं चलेगा, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल शैल बी कॉम्पिटेंट टू अरेस्ट द ऑर्गेनाइजर और द पार्टिसिपेंट। जिसको भी आपने अरेस्ट करना है ना, तो हेड कांस्टेबल कम से कम रैंक का बंदा हो, पुलिस ऑफिसर। पार्टिसिपेंट कौन, फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। समझ के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन है इसमें पूरे में, कौन अरेस्ट कर सकता है, ऑफेंस की नेचर क्या है, ऑफेंस की नेचर है कॉग्निजेबल, अरेस्ट कौन कर सकता है, मिनिमम रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल को ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसेक्शन 2, नो कोर्ट इंफीरियर टू द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल ट्राई एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। प्रॉपर गाइडेंस करी जा रही है आपको, ठीक है। फिर जब चलान चलून पेश होगा, केस कुछ चलेगा, किस अदालत में ये केस चलेगा, ट्रायल कौन करेगा, तो ट्रायल करेगी सीजीएम, ठीक है, सीजीएम। सेशन जज कर सकता है, सेशन जज कर सकता है, सेशन जज भी कर सकता है। अगले ने क्या बोला है, नो कोर्ट, नेगेटिव लैंग्वेज है, नो कोर्ट इंफीरियर टू द कोर्ट ऑफ सीजीएम, सीजीएम से निचला ना करे, इसका मतलब सीजीएम से ऊपरला तो कर सकता है, समझ गए बात, हाँ, उससे नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। कहीं आप लगाएं, वहां पे ऑप्शन ये दे सकते हैं सीजीएम और हायर कोर्ट्स, या जो भी हायर रैंक कोर्ट्स, या फिर ओनली सीजीएम। आपने क्या लगाना है, सीजीएम या और हायर रैंक्स कोर्ट, ठीक है ना, मतलब हाई कोर्ट भी कर सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकती है, यही हायर हायर आएंगी, ठीक है ना। जीएमआईसी नहीं कर सकता, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं कर सकता, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास कर पाए, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आइए सेक्शन 10, सेक्शन 10 में बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द एविडेंस। अब एक बात एविडेंस को लेकर बता रहे हैं, ठीक है, ये भी प्रोसीजरली होगी ना, एविडेंस एक्ट क्या है, प्रोसीजर लॉ, ठीक है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कहते हैं हमारे को नहीं पता, ये नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज का मतलब समझ लो, हर एक जगह काम आएगी, हमारे को नहीं पता अदर लॉ क्या कहते हैं, इसका मतलब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भी मानने वाली नहीं है, ठीक है ना, उसके ओवर रूलिंग में एक प्रोविजन आपको लिख के देंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो सारे लॉ कट गए ना जो इसके उल्ट बात करेंगे, ठीक है, ये प्रिवेल करेगी प्रोविजन।
स्टार्टिंग यहां से होती है कॉमे के बाद, द वीडियोग्राफिक वर्जन ऑफ द डैमेजिंग एक्ट रिकॉर्डेड ऑन द स्पॉट। आपको पता ही है जब स्ट्राइक स्ट्राइक हो रही होती है, आगजनी हो रही होती है, आजकल तो मोबाइल फोन सभी के पास है ना, सारे लोग आसपास खड़े क्या कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, है ना, वो चीज। द वीडियोग्राफिक वर्जन ऑफ द डैमेजिंग एक्ट रिकॉर्डेड ऑन द स्पॉट, ये थोड़ा लिखा है किसने करा रिकॉर्ड, शैल बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट एविडेंस, अंडरलाइन करो, सफिशिएंट एविडेंस, shall be considered as sufficient evidence of the offense committed and the damage caused to the public and private property। sufficient evidence माना जाएगा कोर्ट की तरफ से, बस एक ही बात है, बस sufficient evidence किसको, जो ऑन द स्पॉट वीडियोग्राफी तैयार करी है, जिस मर्जी ने करी है, ठीक है, जिस मर्जी ने करी है। नेक्स्ट सेक्शन 11, सेक्शन 11 में बात करते हैं, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ठीक है, ये भी बात आपने कल पढ़ ली थी ना फीचर्स में। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ये प्रोविजन जो है ना सेक्शन 1 to 10 पूरे एक्ट की, तो ये किसी अदर लॉ की जगह पे नहीं है, इतनी बात करिए हेडिंग में। फिर लिखते हैं द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू अंडरलाइन, the provision of this act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law। समझ गए, ये हम प्लस में लेकर आ रहे हैं, उसकी जगह पे नहीं लेकर आ रहे, ठीक है, किसी एनी अदर लॉ की। एनी अदर लॉ मैंने कल क्या बताया था, जर्नली सोचो आप, बीएनएस आईपीसी, ठीक है, बीएनएस आईपीसी के हम प्लस में लेकर आए हैं, उसकी जगह पे नहीं लेकर आए। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, देखो ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। 2014 में जब एक्ट आया था ना, 17 में लागू हुआ, तो क्या चल रही थी, आईपीसी या बीएनएस, आईपीसी, ठीक है, आईपीसी। अगर आप आज 2026 में इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, 2026 में क्या चल रही है, बीएनएस, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इस वजह से लिखते हैं, इनको पता होता है, ये नहीं पता भी आईपीसी खत्म करके ये बीएनएस ले आए ना, सच्ची ले आए। तो फिर इसमें आप अगर पुराना पढ़ते हो, पहले पढ़ते हो इसी लाइन को, तो फिर आईपीसी दिखती है, बाद में पढ़ते हो, आज पढ़ते हो, तो इसमें बीएनएस दिखती है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी लो मौके पे होगा उसके हम प्लस में लेकर आए हैं। एंड एक बात और, ये अलग से है, ठीक है, जो डिस्कस अपनी नहीं हुई है, एंड के बाद, nothing contained in this act shall exempt any person from any proceeding whether by way of investigation or otherwise which might apart from this act be instituted or taken against him। क्या कहा है इन्होंने, इसका बैम दूर कर रहे हैं एक्यूज का, कहीं इसको लगे इस एक्ट के अंदर, मान के चलो किसी ने, पुलिस ने एफआईआर काट दी, ठीक है, काट दिया एफआईआर, उसके बाद प्रोसीडिंग चल रही है, उसके बाद एक अदर लॉ के अंदर, आईपीसी बीएनएस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन या अदर एफआईआर होगी, ठीक है, अदर एफआईआर होगी, तो वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये आके कोर्ट में प्ली लेगा, बे सर मेरे ऊपर तो केस चल रहा है ऑलरेडी 2014 प्रॉपर्टी एक्ट का, ये दोबारा क्यों कर रहे हो, समझ गए ना। तो फिर उसका बहम दूर किया है कि भाई दिस एक्ट प्लस में था या फिर इन डेरोगेशन था, बताओ, प्लस में है ना, प्लस में है। तो एक बात और बता देते हैं, कोई अदर प्रोसीडिंग अगर चल रही होगी इस एक्ट के अलावा, चाहे इन्वेस्टिगेशन है चाहे अदरवाइज जो मर्जी है, हमारे को नहीं पता, चाहे कोई सिविल केस चल रहा होगा इस एक्ट के अलावा, बता रहा हूं, इस एक्ट के अलावा चाहे कोई सिविल केस डैमेजेस का चल रहा हो, एक तो कंपनसेशन इधर मिल गया, एक उधर मान के चलो कुछ भी चल रहा हो, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, वो भाई अलग से चलेगी। मतलब एक लाइन लिख सकते हो, इस पूरे को ब्रैकेट में करो, नथिंग से लेकर हिम तक, मैं दोबारा पढ़ूंगा, पहले लिख लो एक लाइन, different proceedings may be done against the different proceedings may be done against the accused of property act 2014, against the accused of property act 2014, बात समझे। अब पढ़ के देखो, यही कह रहे हैं, डिफरेंट प्रोसीडिंग बंद नहीं होगी, वो चलेगी। देखो नथिंग करके लिखा है, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट shall exempt, या इसको ऐसे पढ़ सकते हो, which contained in this act shall not exempt, समझ गए, नथिंग को मैं नॉट भी कर सकता हूं, shall not exempt any person from any proceeding, ठीक है, which might apart from this act, जो इस एक्ट से अलग है, be instituted और taken against him, समझ गए ना। तो मतलब वो सेव है, वो भाई अदर जो है वो चलेगी, जो भी है, क्लियर है जी। तो डिफरेंट प्रोसीडिंग हो सकती है।
उससे हम एग्जाम्प्ट नहीं करते आप, ठीक है ना, छोड़ते नहीं है, एग्जाम्प्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब फिर तो खींचेंगे ना, फिर तो तेरे को खींचेंगे। क्लियर? तो ये 11 सेक्शन हो गए अपने। सेक्शन अभी याद करेंगे, इससे पहले एक बार नोट्स निकाल लो जो कल दिए थे। नोट्स है ना सभी के पास? हाँ जी। सेक्शन 2 तक आपने पढ़ा था। सेक्शन 4 में एक रिवीजन करते हैं शॉर्ट में हल्की से। सेक्शन, अब वहां पे ना जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, कभी तो आपको बेर एक्ट दिखेगा, कभी आपको नोट्स दिखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कभी आपको मेरी आवाज सुनेगी, ठीक है ना, ये वाली जो बोल रहा हूं अभी, ठीक है ना, ऐसे कोई ना कोई सेंस काम करती है, कभी ईयर वाली, कभी आईज वाली, आपको पता होता है। नोट्स में या वहां पे सर ने ये चीज दी थी, 4 एग्जाम्पल बताई थी, या सेक्शन जब पढ़ रहे थे वो अलग अलग चंक बने हुए हैं, ठीक है, A2 उसका बना हुआ है, एक 6 to 7 का बना हुआ है, एक उसका बना, ऐसे दिखते रहते हैं वो अपने आप। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 12 एक्ट है, 12 के सेक्शन कैसे याद करेंगे, ठीक है ना, एक एक के कर लो, एक एक क्लास में कर लो, वो आपसे अपने आप डेली डेली के सुन लो। ये इकट्ठा इकट्ठा नहीं करना है कि बर्डन आप इकट्ठा कर लें। एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे एडीए बन गए, एडीए बन गए ना, उसके बाद आपको 100 चालान दे दिया गया, 100 चालान आप चेक करिए, ठीक है, 100 आ गए बाई चांस, लगने के बाद भी कम है एडीए फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको चालान 3-4 थाने के इकट्ठे पकड़ा दिए गए। तो अगर आप ऐसे उस दिन बैठोगे, है ना, भी सैलरी तो 35,000 आनी है, सैलरी तो 35-40 हजार आनी है, प्रोबेशन चल रहा है मेरा, और चालान 100 पकड़ा दिए। अब 100 को इकट्ठा अगर देखोगे, इकट्ठा उठा के, फिर तो आएगी टेंशन, समझ रहे हो बात, फिर आएगा बर्डन, फिर ना आप घर का काम कर पाओगे, ना ये चालान चेकिंग का काम कर पाओगे, ना आप कोर्ट में जाके एविडेंस करवा पाएंगे, है ना। अगर आपने ये सुन लिया बस भी बंदा तो मैं ही हूँ कल्ला, ठीक है, एक टाइम में एक ही चीज कर सकता हूँ ना, तो चालान जो है एक उठाओ, चेक करो, फटाफट पढ़ दो ना उसको, काम खत्म, वो हो गया, दूसरा उठाओ, दूसरा हो गया, तीसरा उठाओ, तीसरा हो गया ना, काम निकलने लग गया ना। जो एविडेंस करवानी है वो सारी गिनो मत, कितनी कोर्ट्स है मेरे पे, कितने गवाह आ गए आज, कहीं 20 गवाह के बैठ जाएं, आप टेंशन में आ जाओ भी सारे आ गए, काम आराम से करो, मतलब स्मूथली होता रहेगा काम, एक गवाह कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, 7 करवा दिए, शाम होगी, छुट्टी होगी, बाकी डेफर करवा दो, ठीक है ना, अगली बार करवाएंगे। वही काम आपको यहाँ से मतलब अभी सीखना है कि भाई कैसे करेंगे इसको मैनेज। अब डेली करने हैं, डेली आप मान के चलो मैं 50 सेक्शन करवा रहा हूँ, 50 सेक्शन आप करिए, 50 सेक्शन तो कर सकते हैं ना, 8 घंटे की ड्यूटी आज भी तो देंगे ना, कल अगर कल देने को तैयार हो, आज नहीं बैठेंगे 8 घंटे, बताओ, या बाद में बैठना है, आज तो भी क्लास है, आज तो किसी का प्रेशर नहीं है, सिर्फ सर ने इतना ही करवाया है ना, तो 2 घंटे में काम चला देते हैं, कौन सा सैलरी मिलनी है, सैलरी लेने के लिए थोड़ी अभी करना भी तो पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी तो 8 घंटे लगाओगे, फिर कौन सा भाग के आओगे कोर्ट से जल्दी, ठीक है ना, तो पहले ही लगा लो 8 घंटे, वो 8 घंटे वाला काम आपको फिर वो दिक्कत भी नहीं करेगा। आपको पता कैसा फील होगा अगर 8 घंटे आज बैठते हो ड्यूटी समझ के, ठीक है, नोट्स उठा के, 8 घंटे में तो ऐसे पानी भर के कर दोगे सेक्शन 50 के 50 जो बताऊंगा डेली, ठीक है। तो अगर आज 8 घंटे बैठ जाते हो, जैसी ज्वाइनिंग होगी, जैसे ही पहले दिन होगा, आपको लगेगा तो मैं करता आ रहा हूँ 3 महीने से, समझ गए ना, 3 महीने से मेरी प्रैक्टिस हो रखी है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नहीं एकदम अचानक से ऐसा लगेगा भी जैसे किसने बोल से डाल दिया एकदम भी 8 घंटे, अच्छा भाई टाइम ही देखिए होगे बार बार भी कितना टाइम हो गया, समझ गए ना। तो ये चीज थोड़ी सी मतलब अभी लेकर आनी है आपको अंदर, ठीक है। अब कम से कम 4 घंटे तो बैठोगे ना, आधा दिन तो देंगे, ठीक है, तो इस टाइप से, हाँ, मतलब धीरे धीरे बढ़ानी है, एकदम नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं जी सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बात करते हैं जर्नल पेनल्टी फॉर डैमेजिंग एक्ट। अच्छा मैं वो पॉइंट बता रहा था आपको बेसिकली, वो थोड़ा उधर को चला गया कि सेक्शन चाहे 12 एक्टों के सेम है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट होएंगे ना सभी के, बट जब क्वेश्चन आएगा आपको उसी का सेक्शन याद आएगा, दूसरे का याद ही नहीं आएगा ऑटोमेटिकली, ये 100% बात है, अगर आपने रिवीजन अच्छे अच्छे से कर रखी है सभी की, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 5 सेक्शन आपको एक्साइज एक्ट का पूछा है, इसका याद आ रहा है 5 आपको, भी फायर, समझ गए ना। 2014 जब एक्ट प्रॉपर्टी पढ़ा, आपकी सेंस तुरंत काम करती है, 5 सेक्शन निकाल के देख रहा, 5 अच्छा फायर वाला बस ठीक है, उसमें कितनी है लाइबिलिटी, ऐसे, समझ गए ना, ऑटोमेटिकली। ये माइंड में रखनी नहीं है बात, कई रखते हैं, इस वजह से मैंने सभी को पहले क्लियर कर दी, ठीक है।
सेक्शन 4 में जर्नल पेनल्टी बताई थी डैमेजिंग एक्ट के लिए, ठीक है। जर्नल पेनल्टी, ये हेडिंग याद नहीं कर रहे हैं, ये आपके रिवीजन के लिए है। हेडिंग किसके याद करोगे? बेयर एक्ट के। आंसर बेयर एक्ट के लगा के आओगे, कहीं वो दिक्कत आ जाए ना अपने को, वहां पे वो समझना है, मैंने समझाने के लिए लिखी है ये चीज। पनिशमेंट इसमें दी इन्होंने जर्नल पेनल्टी में, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 1। अप टू का मतलब हो जाता है नीचे, है ना, नीचे जितना मर्जी कर दो, मैक्सिमम इतना होगा। अप्लाइज कहां पे होएगी ये बात? व्हेन डैमेज इज कॉज टू एनी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसकी एक एग्जांपल, ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट ए ग्रुप ब्रेक्स द विंडोज ऑफ ए गवर्नमेंट बस एंड ए नियर बाय प्राइवेट शॉप भी तोड़ दी, गवर्नमेंट बस की विंडोज तोड़ दी, बोथ ऑर्गेनाइजर एंड पार्टिसिपेंट्स आर लायबल अंडर सेक्शन 4। ठीक है, प्रेपोजिशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 5 एग्रावेटेड पेनल्टी। एग्रावेटेड पेनल्टी क्या है? भी बढ़ा के दी है ना, बढ़ा के दी है, किस चीज को देखते हुए? भी आग को देखते हुए। अगर बाय फायर बाय एक्सप्लोसिव करते हो तो फायर और एक्सप्लोसिव तरीके से अगर करेंगे। पनिशमेंट कितनी रखी है? मिनिमम 1 ईयर इंप्रिजनमेंट और अप टू 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 ईयर होगी। फाइन अप टू है 3 लाख, ठीक है। और कोर्ट कैन गिव लेस देन 1 ईयर ओनली फॉर स्पेशल रीजंस रिकॉर्डेड इन राइट, ठीक है। अगर 1 ईयर से नीचे देना चाहते हो सेक्शन 5 में, फिर आप स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करो। स्पेशल भी ध्यान रखना, ये भी आप डाल सकते हैं रीजन या स्पेशल रीजन। स्पेशल रीजन स्पेशल होने चाहिए, नॉर्मल रीजन नहीं होने चाहिए। एग्जांपल है इसकी सेटिंग फायर। अब देखो आग लगा रहे हैं, ध्यान रखना है ना, कई बार आपसे सेक्शन पूछा जा सकता है प्रेपोजिशन बेस्ड, बिफोर लगाना चाहेंगे 5 लगाना चाहेंगे। तो अगर आग लग रही होगी तो 5 लगाना। तो सेटिंग फायर टू ए गवर्नमेंट व्हीकल या प्राइवेट फैक्ट्री ड्यूरिंग ए बंद, बोथ ऑर्गेनाइजर एंड पार्टिसिपेंट्स आर लायबल अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 6 पे आइए, रिकवरी ऑफ लॉस जो है वो करवाया जा रहा है। तो दिस इज इन एडिशन टू पनिशमेंट द गिल्टी पर्सन मस्ट पे द फुल अमाउंट, 100% थी ना, फुल अमाउंट इक्वलेंट लिखा था उन्होंने, फुल अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट। सेकंड बात, कंपिटेंट अथॉरिटी असेस द डैमेज। असेस कौन करेगा? कंपिटेंट अथॉरिटी। रिकवरी इज मेड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। किस तरीके से करने? किससे करने हैं? ऑर्गेनाइजर से और पार्टिसिपेंट्स जो फाउंड गिल्टी हुए हैं, ठीक है। एग्रीव्ड पर्सन कैन अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट। कितने दिन में? 30 डेज में। नेक्स्ट आइए, प्रोसीजरल प्रोविजंस। प्रोसीजरल प्रोविजंस अपन ने पढ़ी 8 to 11, ठीक है। तो सेक्शन 8 बात करता है नॉन बेलेबल ऑफेंस को लेकर। मेन पॉइंट इसमें क्या है कि ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल हैं और बेल इज नॉट इजी वे, ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पे रहेगी। सो एक बात और, तीसरी, प्रोसिक्यूशन मस्ट बी हार्ड, उसको सुनना जरूरी है पीपी को। फिर है बात सेक्शन 9 में कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया, तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ऑफिसर नॉट बिलो द हेड कांस्टेबल कैन अरेस्ट द ऑर्गेनाइजर और पार्टिसिपेंट, ठीक है। हेड कांस्टेबल ध्यान रखेंगे। ट्रायल ओनली बाय द सीजीएम और लिखे मैंने, और अबव, ठीक है, अबव रैंक वाली कोर्ट जो है वो कर सकती है। सेक्शन 10 में है एविडेंस से रिलेटेड बात कि वीडियोग्राफिक रिकॉर्डिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ द ऑफेंस एंड द डैमेज कॉस्ट, ठीक है। बट ध्यान रखना प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कह रही है, प्रोविजन कह रही है भी जो भी आ रही है, ठीक है। बट पीछे एक बात आई थी, वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है वीडियो। सेक्शन 11 में बात करी है इन्होंने, इन एडिशन टू, नॉट इन डेरोगेशन। So this act is in addition to other laws, for example BNS, IPC, etc. It does not prevent other proceeding. दूसरी प्रोसीडिंग को भी नहीं रोकते, वही लास्ट पैरा जो अपन डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रहे हैं अभी, वो आगे लिखे हैं। जैसे एक तो डैमेजिंग एक्ट इंक्लूड्स द डैमेज कॉज्ड ड्यूरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे एक्ट की, ये बात ध्यान रखना, डैमेज ना पड़ोसी भी एक दूसरे की गाड़ी का कर सकता है, उस पे हम कौन सी धारा लगाएंगे? सिंपल मिसचीफ की धारा लगवाएंगे, भी इसने नुकसान कर दिया, या फिर कोई किसी के घर अंदर आया, उसके एलसीडी वगैरह तोड़ दी, है ना, सामान तोड़ के चला गया, उस पे कौन सी धारा लगाओगे? मिसचीफ। मिसचीफ की धारा लगेगी ओनली बीएनएस, कहीं उठा के प्रॉपर्टी एक्ट ये वाला लगा दें, है ना। ये कब काम करेगा? स्ट्राइक, धरने, उस टाइम तोड़ी जा रही है, तो वो बात आपको शो करेगी है कि डैमेजिंग एक्ट इंक्लूड द डैमेज कॉज्ड ड्यूरिंग, कब करा जा रहा है? एजिटेशन के दौरान, स्ट्राइक के दौरान, हड़ताल, धरना, बांध, डेमोन्स्ट्रेशन, मार्च, प्रोसेशन, ब्लॉकेज ऑफ रेल और
तो उस दौरान करा जाएगा तो एक्ट अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और लाइबिलिटी जो है ना, लाइबिलिटी में लिखा है ऑर्गेनाइजर इज लाइबल इवन इफ ही डज नॉट पर्सनली डैमेज। मैंने बताया घर पे बैठे वो है ना, घर से बैठे बैठे उठा लेंगे। पार्टिसिपेंट्स हु एक्चुअली कॉज डैमेज आर ऑल्सो लाइबल, वो तो हो ही रहे हैं, साथ में इनका ऑर्गेनाइजर भी हो रहा है। ठीक है। पनिशमेंट में बस दो चीजें ध्यान रखनी है, भी नॉर्मल डैमेज होता है तो ये वाली पनिशमेंट सेक्शन 4 वाली, मैक्सिमम 1 ईयर 1 लाख फाइन। और अगर डैमेज बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है तो 1 से 2 ईयर और 3 लाख तक का फाइन। ठीक है। रिकवरी में लॉस रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्गेनाइजर प्लस गिल्टी पार्टिसिपेंट्स। क्लियर है जी बात? चलो लास्ट में 2-4 एग्जांपल और। ठीक है, बस कंक्लूड कर रहे हैं एक्ट को। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इस कारण से रखा गया है। ठीक है। आपने पढ़ा नहीं है पहले, हो सकता है पढ़ा हो, किसी ने प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है, ठीक है, उन्होंने पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ा है तो बहुत मतलब है ना, कम देखा होगा आपने। इस वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा करवाना चाह रहा हूँ कि वो ध्यान रखेंगे। बाकी चीजें जो है वो आपको 40-50% क्लियर है कोर्ट की वजह से, 40-50% क्लियर है। उसमें मेरी 40-50% की ड्यूटी रहेगी एक्स्ट्रा क्लियर करवाने की, है ना। पढ़ेंगे सारा बट उसमें इस तरीके से करेंगे, है ना। चलो एग्जाम्पल्स इसमें आ रही हैं, जैसे ए पॉलिटिकल पार्टी कॉल्स फॉर ए बंद। ठीक है, उसने कॉल दे दी बंद करो। सम स्पॉटर्स बर्न ए गवर्नमेंट बस एंड ए ब्रेक द ग्लास ऑफ नियर बाय प्राइवेट शॉप्स। ठीक है, शीशे वगैरह तोड़ दिए। फिर ऑर्गेनाइजर जो है पार्टी लीडर्स हु कॉल्ड द बंद एंड इंस्टिगेटेड प्लस पार्टिसिपेंट्स हु एक्चुअली डैमेज आर गिल्टी अंडर सेक्शन 3 एंड 4। 3 एंड 4 लगा सकते हो, 3 रोकते हैं ना, 3 रोकते हैं और 4 सजा देते हैं। ठीक है, या 3-5 लगा सकते हो, 3+5 लगा सकते हो। पनिशमेंट अप टू इतनी इतनी दे देंगे जी। ठीक है, ठीक है, 1 लाख फाइन दे देंगे और लॉस रिकवर करवा देंगे, लॉस रिकवर करवा देंगे प्लस में। एग्जाम्पल सेकंड है ड्यूरिंग ए स्ट्राइक वर्कर सेट फायर टू ए प्राइवेट फैक्ट्री। अब आग लगा दी, आग को तो बड़ा ध्यान रखो आप, है ना। तो पनिशमेंट अंडर सेक्शन 5, अब 5 में पनिशमेंट देंगे, मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर और फाइन 3 लाख। फिर है जी ए यूनियन प्रेसिडेंट अनाउंसेस ए धरना, ठीक है, एंड टेल्स वर्कर्स टू ब्लॉक द हाईवे एंड फॉर डूइंग डैमेजिंग एक्ट। ये काम करोगे था यूनियन प्रेसिडेंट जो है सेंटर का। सम वर्कर्स डैमेजेस प्राइवेट व्हीकल्स, उन्होंने ये भी कर दिया। ठीक है, इवन इफ द प्रेसिडेंट वाज नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द स्पॉट he can be held liable as an organizer because he instigated or arranged the act। समझ आए चाहे ना आए, उसको आपने लाइबल करना ही करना है। नेक्स्ट, पुलिस रिकॉर्ड्स वीडियो ऑफ पीपल। वहां पे ना जब धरना लगता है आप देखते होंगे पुलिस की ड्यूटी लगाते हैं, पंजाब पुलिस है ना, सारी पुलिस ना इकट्ठी करके 3-4 डिस्ट्रिक्ट की वहां पे भेज देंगे, वो सारी खड़ी होती है, वो वीडियो बनाई जाते हैं। फिर पुलिस रिकॉर्ड्स वीडियो ऑफ पीपल ब्रेकिंग विंडोज ऑफ ए म्यूनिसिपल बिल्डिंग। ठीक है, उस दौरान बना ली जब तोड़ फोड़ चल रही थी। दिस वीडियो इज सफिशिएंट एविडेंस इन कोर्ट, नो नीड फॉर मेनी आई विटनेसेस। ये नहीं है कि सारे आई विटनेस लेकर आओ, ठीक है, जो जो गवाह थे करवा लो, बट ये भी सफिशिएंट एविडेंस मानी जाएगी। चलो लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन आपको समझ आ गया और सारा एक्ट भी पढ़ लिया। कंक्लूजन में पर्पस ही होता है, ठीक है, वो आपसे पर्पस कई बार पूछ लेते हैं। सो दिस एक्ट इज स्ट्रॉन्ग डेटरेंट अगेंस्ट डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, बंद, स्ट्राइक, एजिटेशंस इन पंजाब, स्पेशली पंजाब की, है ना। तो पंजाब वाले ये जो स्ट्राइकें चलती हैं, हड़तालें चलती हैं, इस दौरान कोई बंदा डैमेज ना करे प्रॉपर्टी को, ना प्राइवेट को ना पब्लिक को, इस बात के लिए डराना है इस एक्ट का मतलब। ठीक है, स्ट्रांगली डरा रहा है उनको। इट होल्ड्स बोथ लीडर्स एंड एक्चुअल ऑफेंडर्स अकाउंटेबल एंड मेक्स रिकवरी ऑफ लॉस इजियर। क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटी बना के दे दी एक्ट ने, वो अपने आप दिलवा देगी, जैसे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करवाती है। क्लियर है जी, एक्ट कंप्लीट है। अब एक काम पेंडिंग है अपना, सेक्शन याद करना। या याद हो गए? कुछ हो गए, कुछ हो गए, एक बार अपन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं याद, बाकी सेक्शन बाकी आगे फर्दर एक्ट्स के लिए भी फॉर्मूला ले लो ना, भी बार बार पढ़ने हैं। ठीक है, अब हो सकता है मेरे भी ना सारे याद हुए हों ऐसे पढ़ाते पढ़ाते तो। ठीक है, अभी मान के चलो मेरे को फ्रेश याद करने हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3, आज अपने सेक्शन 3 से स्टार्टिंग करी। सेक्शन 3 का हेडिंग क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डूइंग डैमेज। ऐसे हेडिंग्स को बड़ी तवज्जो देनी है, वो हेडिंग में उलझा लेंगे कई बार ना, कर ले, जरूरी नहीं है वे क्रक्स ही पूछे आपसे।
तो प्रोहिबिशन करते हैं जी 3 में, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। पेनल्टी लगा रखी है 4 और 5 में। तो पहले लिखी है इन्होंने ध्यान से, पेनल्टी फॉर कॉजिंग डैमेज, इसमें मतलब सोच लो सिंपल डैमेज। फिर पेनल्टी फॉर कॉजिंग डैमेज बाय फायर और एक्सप्लोजिव, इसका मतलब आपको लिख के देंगे सेक्शन 5 वाला, फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है। तो सेक्शन 4 में पहले नॉर्मल आ गई, सेक्शन 5 में ये क्रिमिनल वाला खत्म। पहले प्रोहिबिशन, फिर 2 पेनल्टी, पहले प्रोहिबिशन, ठीक है, सेक्शन 3 में, फिर 4 में नॉर्मल पेनल्टी कॉजिंग डैमेज की, फिर 5 में फायर और एक्सप्लोजिव। ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए, आपने ऐसे घर पे जाके बार बार बोलना है, कल को बीएनएसएस का सेक्शन करवा रहा हूँ, ऐसे बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास में। मैं समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझ तो गए आप सारे एक्ट, ठीक है। ऐसे बार बार इसको बोलते हैं मेंटली रिवाइज करना। जितना मेंटली रिवाइज करोगे वो आपके पक्का चढ़ जाएगा, ठीक है ना, फिर वो उतरेगा नहीं। कम से कम 4-5 महीने तो नहीं बोलने वाले आप, ठीक है ना, 2-3 महीने नहीं बोलेंगे अगर उसको इस तरीके से आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। फिर बाद में देखोगे ना, जैसे मैंने बताया था आपको, हफ्ते बाद 15 दिन बाद, तो देखने से आपको पता लगेगा अच्छा ठीक है नॉर्मली है, कोई चक्कर नहीं, समझ गए ना, ये तो मैंने कर ही रखा है। तो 3 में क्या है, प्रोहिबिशन, ठीक है, बैन है। 4 में लाइबिलिटी है, 5 में ये वाली लाइबिलिटी। 4 में लाइबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम 1 ईयर है, फाइन मैक्सिमम 1 लाख है। 5 में कितनी है, 1 to 2 ईयर है, ठीक है, और मैक्सिमम 3 लाख फाइन है। और ये फाइन जो दोनों हैं 4 और 5 वाला, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ठीक है। बट अगर कोर्ट करना चाहे कम, सेक्शन 5 में सजा कम कर सकती है 1 ईयर से भी, स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके राइटिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेक्शन 6 और 7। अब सेक्शन 6 और 7 को दोहराओ, ठीक है, याद करो कि 6 में रिकवरी ऑफ डैमेज और लॉस, ठीक है, रिकवरी तो होएगी 6 में, करेगा कौन, एक अथॉरिटी है, इस कारण से अथॉरिटी बनानी जरूरी है, तो सेक्शन 7 में वो बना दी, ठीक है। सेक्शन 7 में अथॉरिटी बनाई, सेक्शन 6 में रिकवरी कराई, रिकवरी ऑफ लॉस और डैमेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रिकवरी ऑफ लॉस और डैमेज सेक्शन 6, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसे कॉम्पिटेंट भी बोलना है ना बार बार, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब भी कहीं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बजाय कुछ और अथॉरिटी लिख देना, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसे याद करना है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 7 में, ठीक है। फिर अंदर का मटेरियल हल्का सा, सेक्शन 6 में जो ये दिलवाई जाएगी चीज, रिकवरी करवाई जाएगी कंपनसेशन की, इन एडिशन टू, कैसे करवाई जाएगी, इन एडिशन टू, कितनी करवाई जाएगी, इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे वर्ड आपको चमकने चाहिए, वो हाईलाइटर लेकर आया करो एक साथ में ना, उससे आप हाईलाइट कर लिया करो, सिर्फ उतना वर्ड, कहीं सारी लाइनें हाईलाइट करी चलो फिर बाद में दिक्कत आएगी जब हफ्ते बाद पढ़ोगे। सिर्फ उसको हाईलाइट करना है जो मैं ज्यादा वर्ड उस टाइम बोलता हूं, अंडरलाइन कर लो, ये वो क्वेश्चन होते हैं आपके बेसिकली, ठीक है ना, वो पीटी के क्वेश्चन बन के आएंगे। सबसेक्शन 2 में अच्छा, रिकवर द सेम फ्रॉम द ऑर्गेनाइज, हाँ वो रिकवर उसी से करनी है, ऑर्गेनाइजर से भी पार्टिसिपेंट्स भी, ऑर्गेनाइजर से भी पार्टिसिपेंट्स भी। कैसे करनी है, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तरीके से, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तरीके से। सेक्शन 6 तो हो गया ना। सेक्शन 7 में इन्होंने बात बताई, ठीक है, स्टेट कौन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द सेंटर, सारा स्टेट का एक्ट है। सेकंड सबसेक्शन में बात करी है इन्होंने, बस असेसमेंट कौन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहीं वो लिखें स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है असेसमेंट करना, किसका काम है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट का काम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेकर आना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम है असेसमेंट करना, और जो असेसमेंट करके फिर वो देगी पर्सन को, एग्रीव्ड है ना, एक्यूज को, तो वो एग्रीव्ड 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं टू द स्टेट, क्योंकि 2 ही लोग हैं ना उसके पास, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने तो लगाया ही है असेसमेंट, जोड़ जोड़ उसका हिसाब किताब, फिर उसके बाद तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है, उसके पास हम अपील लगा सकते हैं कितने दिनों में, 30 दिन में, ठीक है। आपको डाला जाएगा 90 दिन, 60 दिन, ठीक है, 120 दिन, तो 30 दिन, सिंपल 30 डेज याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 8 में नॉन बिलेबल ऑफेंस है, पीपी को सुनना जरूरी है। नॉन बिलेबल कहां पे बताया, सेक्शन 8, नॉन बिलेबल सेक्शन 8, पहले नॉन बिलेबल बता दिया, फिर इन्होंने कॉग्निजेबल बता दिया सेक्शन 9 में, ठीक है, सेक्शन 9 में कॉग्निजेबल बता दिया, क्लियर। तो अरेस्ट करने की बातें मतलब बाद में कर रहे हैं, ठीक है, जमानत करने की बातें पहले कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, सेक्शन 8 और 9। अच्छा 9 में और क्या बताया था आपको,
9 में एक तो बात बताई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दूसरी बात बताई हेड कांस्टेबल मिनिमम रैंक अरेस्ट कर सकते हैं, तीसरी बात बताई जो कोर्ट ट्रायल करने वाली है वो मिनिमम रैंक सीजीएम, ठीक है, मतलब मिनिमम जो है वो सीजीएम रहेगा, ऊपर वाली कोर्ट कोई भी हो सकती है। चलें आगे। सेक्शन 10, सेक्शन 10 में क्या बात करते हैं, एविडेंस। एविडेंस जो वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा करी जाएगी कैप्चर, वो सफिशिएंट एविडेंस रहेगी कोर्ट के पर्पस से, क्लियर, वो सफिशिएंट एविडेंस, बस एक वर्ड याद करना है, सफिशिएंट एविडेंस रहेगी। 11 में क्या बात करते हैं, जो एक्ट ये लेकर आए हैं ये दूसरे एक्टों के इन एडिशन टू लेकर आए, ठीक है, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ, इन एडिशन टू लेकर आए, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ, और डिफरेंट प्रोसीडिंग में बी रन अगेंस्ट द एक्यूज्ड अंडर डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट प्रोसीजर, ठीक है। चलो एक बार अकेले सेक्शन ऐसे बोलते हैं बिना देखे बेर एक्ट में, सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्या बात करते हैं, प्रोहिबिशन, पहले बैन लगाते हैं, सारे बोलो बस ऐसे मिक्स करके, सेक्शन 3 में बैन लगाया गया। सेक्शन 4 में क्या है, पेनल्टी, पेनल्टी है, नॉर्मल पेनल्टी है डैमेजिंग एक्ट की। सेक्शन 5 में क्या है, पेनल्टी अगर फायर फूड वाली दिखती है, एक्सप्लोजिव वाली, वो वाली पेनल्टी, ठीक है। सेक्शन 6 रिकवरी ऑफ लॉस और डैमेज बोलता है, ठीक है। सेक्शन 7 कौन करवाएगा रिकवरी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन, एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कह लो एस्टेब्लिशमेंट एक ही बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी, सॉरी देखो गलत आ गया ना वर्ड, ऐसे ऐसे वहां पे भी आ सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा सेक्शन 8 नॉन बिलेबल या कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल, नॉन बिलेबल की बात करते हैं। सेक्शन 9 कॉग्निजेबल की। सेक्शन 10, सेक्शन 10 एविडेंस, एविडेंस सफिशिएंट होनी चाहिए ना, तो एविडेंस की रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा हेडिंग भी, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग एविडेंस ऐसे। सेक्शन 11 एक्ट जो है इन एडिशन टू नॉट इन डेरोगेशन, हो गया ना। फिर एक बार बोलो, ये अकेले याद करवाने के लिए नहीं कर रहे हैं, एक ट्रायल चल रहा है हमारा, समझ गए ना, ट्रायल चल रहा है भी इस तरीके से करना है, ठीक है। जब मूवी बनती है ना तो मूवी के एकदम बन जाती है, कितने साल लगाते हैं वो, 3 घंटे की मूवी के लिए, समझ गए ना। आपका पेपर कितने घंटे का, 2 घंटे का ना, तो 2 घंटे मूवी लगा लो, ये ट्रायल लगा लो, है ना, तो आप 2-3 महीने ट्रायल इस तरीके से करोगे, ये मेहनत है देखो, फिर वो देखो मूवी कैसी चलती है 2 घंटे, वो आराम से चलेगी ना, जिसने ज्यादा मेहनत करी है उसकी मतलब उस तरीके से, ठीक है ना, चलेगा, तो माइंड माइंड की गेम है ये थोड़ी सी। तो आप ट्रायल कर रहे हैं तो ट्रायल में ऐसी चीज ही आपको बार बार करनी है, बीएनएसएस के साथ, बीएनएस के साथ, सीपीसी के साथ, तो ये सारे ऐसे बन जाएंगे जैसे अभी बनाऊंगा मैं, ठीक है। सेक्शन 3 बैन, ठीक है, प्रोहिबिशन, थोड़ा और शॉर्ट कर लो अब अपने माइंड में। और सेक्शन 4 नॉर्मल पेनल्टी, सेक्शन 5 पेनल्टी बाय फायर और एक्सप्लोजिव, सेक्शन 6 रिकवरी ऑफ लॉस, सेक्शन 7 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, ठीक है, अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 8 नॉन बिलेबल, लग रहे हैं ना थोड़े थोड़े ब्रेक, कभी कभी लगता है ब्रेक, वो ब्रेक नहीं लगाना, और जब तक ब्रेक लगता रहे ना उतने टाइम बोलोगे उसको बार बार। सेक्शन 8 नॉन बिलेबल, सेक्शन 9 कॉग्निजेबल, सेक्शन 10 सफिशिएंट एविडेंस, सेक्शन 11 इन एडिशन, ठीक है। सेक्शन कितना टाइम लग रहा है, 5-7 सेकंड के अंदर आप सारे सेक्शन बोल रहे हो। सेक्शन 3 बैन, ठीक है, सेक्शन 3 बैन, और सेक्शन मतलब प्रोहिबिशन या बैन कह लो, और सेक्शन 4 नॉर्मल पेनल्टी, सेक्शन 5 पेनल्टी बाय फायर और एक्सप्लोजिव, सेक्शन 6 रिकवरी और लॉस, सेक्शन 7 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 8 नॉन बिलेबल, सेक्शन 9 कॉग्निजेबल, सेक्शन 10 जो है वो सफिशिएंट एविडेंस, सेक्शन 11, ठीक है, इन एडिशन। एक बार फिर बोलो, आप बोलो जगजीत, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। बादाम तो नहीं खा गए, बादाम तो नहीं खाए सुबह सुबह, पक्की बात है, नाश्ता करके आए हो, नाश्ता भी नहीं करके आए, अभी करना है, तो ये होता है दिमाग देखो इंसान का, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब मारो ट्राई 5-7 बार तो कर देगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जितनी मर्जी करते 12 एक्ट छोड़ो, 24 एक्ट अगर याद करने हो 24 एक्ट भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना।
कितने सेक्शन याद करे इन्होंने अभी? 10-11 तो हो गए ना, तो फिर टाइम कितना लगेगा? ठीक है ना, पहले तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ये तो 5 मिनट में आपने करा है, ठीक है, बार बार रिवीजन सेक्शंस की। ऐसे ही अंदर मटेरियल की करनी है आपने, ऐसे अंदर मटेरियल की करनी है, ये नहीं कि कल सेक्शन कर लिए, ठीक है, फिर अंदर 30 डेज बोलेंगे, बार बार 30 डेज भी बोलोगे, 10 बार बोल दोगे 30 डेज, फिर 60 डेज मतलब नहीं है भी याद आए आपके, फिर 30 डेज ही याद आएगा, समझ गए ना? हाँ जी, आप बोलिए। हाँ एक्सप्लोसिव, ठीक है, 6 पेनल्टी तो होगी, ठीक है, सेक्शन 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੌਗਨੀਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ एविडेंस, सेक्शन 11 ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया नॉन। हाँ जी, आप बोलिए। सेक्शन 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ डिटेल प्रोविजन, सेक्शन 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ, सेक्शन 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है, सेक्शन 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ कंपनसेशन रिकवरी ऑफ लॉस और डैमेज, ये जिस जिसका ब्रेक है वो घर पे जाके अब क्लियर करोगे। ये थोड़ा सा होता है हर एक का पर्टिकुलरली, किसी का ब्रेक 8 पे, किसी का ब्रेक 10 पे, किसी का ब्रेक 6 सेक्शन पे, समझ गए ना? वो आपकी ड्यूटी बनती है उसको क्लियर करना, समझ गए ना? मतलब ऐसे जब सारे अपने अपने ब्रेक हटा लोगे तो फिर इक्वल तैयारी में हो आप सारे पेपर निकालने के, समझ गए ना? फिर इक्वल कंपटीशन है, फिर वहां पे थोड़ी सी इसमें भी किस्मत काम करेगी। अब आप कहेंगे कैसे सर, इंटरव्यू तो है नहीं, ठीक है, इसमें किस्मत कैसे काम करेगी कि एक क्वेश्चन पे एक का सिलेक्शन होगा, एक क्वेश्चन पे गलत होने पे एक का सिलेक्शन रह जाएगा, ठीक है, वो किस्मत है। ऐसा नहीं है, मैं उसको ये नहीं मानता कि वो नालायक वो होशियार, ठीक है, मैं ये नहीं मानूंगा। जब आपकी तैयारी इक्वल होगी, अगर आपने तैयारी इस तरीके से कर ली, ठीक है, वहां पे जो 2 घंटे माइंड चल रहा होता है, वहां पे कई बार अचानक से दूसरा सेक्शन घुस जाता है माइंड में, आगे अगले पिछले वाला, ठीक है ना? कई बार तैयारी तो हमने बराबर करी, ब्रेक तो सारे हटाए थे, बट वहां पे स्ट्राइक जो है माइंड, वो आपका थोड़ा डिफर तरीके से करा, एक पॉइंट आपने गलत कर दिया, बस 1.25 नंबर आप पीछे, है ना, और दूसरा 1.25 नंबर आगे, जिसका जिसका उस पर भी स्ट्राइक ठीक करा, बस उसको हम बोल सकते हैं डेस्टिनी, ठीक है ना, प्रीलिम्स की डेस्टिनी, ठीक है ना? बट कंपटीशन में बराबर जाइए, ठीक है ना, वो फिर परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए आप माथा टेको, फिर पेपर देने जाओ, जहां भी जाते हो, जिस गुरु को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो ना, तो ये मत रखना भी अब तो प्रीलिम्स सारा मेरे हाथ में आ गया, थोड़ा सा उसने रखा हुआ है अभी भी, ठीक है ना, 4-5%, ठीक है, बाकी 99% जो है वो आपके हाथ में रहेगा। चलो आप बोलिए। हाँ ठीक, मतलब इन्होंने थोड़ा इस टाइप से सुना है, जैसे सारे हेडिंग याद हो गए, पूरा का पूरा हेडिंग, ठीक है, मतलब बट आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना है बस, चाहे पूरा हेडिंग करो चाहे ना करो, वहां पे देख के हेडिंग जरूर ध्यान आ जाए भी ये हेडिंग है पूरा, ठीक है ना? बट मैं जैसे याद कर रहा था, याद वैसे कर सकते हो, फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अब सुरेश आप सेक्शन 2 की सारी क्लोजेस सुनाओ ऐसी। हाँ जी, हाँ जी, याद किसी ने नहीं करनी है अभी, अभी किसी ने नहीं याद करनी है, बेरक ना खोलो। हाँ जी, बी में क्या है?
ठीक है, सी ऑर्गेनाइजर, डी पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ई प्राइवेट प्रॉपर्टी, एफ सेक्शन, जी स्टेट गवर्नमेंट। हाँ जी, ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇजिंग ਆ ठीक है, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ पहले सी ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ठीक है, ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट गवर्नमेंट, हाँ जी करण, टू ए इज कंप्यूटर अथॉरिटी टू बी इज डेजिग्नेटेड टू सी इज सर अपना ऑर्गेनाइजर इन पार्ट्स ठीक है, टू डी इज पब्लिक प्रॉपर्टी डी इज प्राइवेट प्रॉपर्टी टू एफ इज सेक्शन टू सी इज हाँ जी, अब Sir, to is a component authority, B is the engineer, C is organized, D is public property, E is private property, and D is G state. बस ठीक है, आप तो याद कर ही बैठे हो फिर सारे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये आज तो मैंने याद नहीं करवाई, ये आपने कर रखे हैं याद, ये आपने कर रखे हैं, इसका मतलब आपने कल टाइम लगाया होगा, है ना, 10-15 मिनट तो लगे होंगे ना इस पे, ये आप किसी के 5-7 मिनट लगे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक्ट कंप्लीट निकल जाता है। अब सारा एक्ट बोल सकते हो ना, 1 में ये, 2 में ये जी तक ये, 3 to 11 ये हो गया ना सारा। अंदर मटेरियल भी ध्यान आ रहा है सारा, भूल तो नहीं रहे अभी, ठीक है। बस उसको जाके एक बार आज पक्का कर लेना, ये नहीं कि सर ने 5 बार तो बुलवा दिया आज, समझ गए, फिर लैग कर जाए वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि आज काम नहीं रहेगा ना ज्यादा आपके पास, ठीक है। अब टेस्ट दे दोगे ना, सारा तो हो ही गया, वैसे ऑरल टेस्ट तो हो ही गया। अब आपने रिटन टेस्ट देना है, रिटन टेस्ट का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप स्टार्ट करेंगे। टेस्ट से पहले आप ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, 5-7 मिनट की ब्रेक करते हैं, फिर टेस्ट स्टार्ट करेंगे।
अच्छा, पहले आप टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक बार थोड़ा सा रूल्स समझेंगे भी किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है वहां पे, ठीक है। उस तरीके से जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके की ही अपनी टेस्ट की प्रैक्टिस चलेगी। जितने भी टेस्ट होंगे ड्यूरिंग कोर्स, ठीक है, वो आपने सारे उसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपका नेचुरली जो है टेस्ट वो वहां पे उस तरीके से ही करोगे। अगर आप करो भी यहाँ पे तो टेस्ट जैसे मर्जी दी चले अपने अपने तरीके से, है ना। फिर जो मेरे वाला रूल है वो आप वहां पे जाके कैसे फॉलो कर लोगे, फिर वो फॉलो नहीं हो पाएगा। फिर आप ही वाला तरीका आप ही को ध्यान आएगा ना, ठीक है। मतलब जिस चीज को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर ऑटोमेटिकली माइंड उस टाइप का ही बन जाता है, समझ गए। तो वो जो चीज बताऊंगा उस तरीके से अपन, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की। वो है मरना एक एक दे दो सभी, ये ऐसे घुमा देंगे। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, वैसे मैं कोशिश करूंगा बाय नेम जितने दिख रहे हैं तो उनको पीडीएफ आ जाएगी जी, ठीक है। ग्रुप मतलब अभी ग्रुप तो बना नहीं है, सॉरी। तो पर्सनली जो है हर एक को पीडीएफ आ जाएगी। अगर किसी को ना आए जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं तो वो मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैसेज करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? एक सेकंड दो बस, पेपर अभी देखना नहीं है आपने, अभी पेपर नहीं देखना है, पहले रूल समझेंगे, ठीक है। एक मिनट दे दो मेरे को। अच्छा, इसमें जैसे देखेंगे एक बार अपने पास ना 20 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। एग्जाम में कितने 20 क्वेश्चन है, वहां पे आपको आएंगे 120 क्वेश्चन, ठीक है। जो रूल मैं 20 को लेकर सिखा रहा हूँ वही आप 120 पे फॉलो करेंगे, ठीक है। 120 की बजाय ना पहले थोड़ा सा आप समझो, जैसे आज रूल समझा रहा हूँ 80 क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन कौन सा है? पार्ट बी। पार्ट बी में आपके लॉ के क्वेश्चन आने हैं, सबसे पहले आप वही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, जो 80 क्वेश्चन है। तो उन 80 क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं? ओएमआर शीट मिलेगी आपको, ओएमआर शीट रख देना साइड पे। ओएमआर शीट सिर्फ फिल करनी है, कोई नेम, रोल नंबर, जो भी चीज आपको दी जा रही है उसको प्रॉपरली आराम से फिल करके, ठीक है। जो भी आपका बॉल पेन होगा, ठीक है, जो अलाउ किया जाता है, नॉर्मली बॉल पेन ब्लू लेकर जाओ आप एग्जाम में, ठीक है। और उसी से आप फिल करो ओएमआर शीट। ओएमआर शीट एक ही बार मिलती है, ये सभी को पता होगा जिन्होंने पहले एग्जाम दिए हैं। जिनका फर्स्ट एग्जाम है तो वो ध्यान रखेंगे कि ओएमआर गलत नहीं होनी चाहिए ना, आराम से अपने फिल करनी है, ठीक है। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप यहाँ से भी कर सकते हो। जो ओएमआर है ना उस पर अपना नाम नाम आराम से लिखो, ऐसे पूरा सोच के भी मैंने कटिंग नहीं करनी है, कहने का मतलब, ठीक है। जब ओएमआर फिल होगी उसके बाद आप क्वेश्चंस नहीं फिल करेंगे, क्वेश्चन ये साइड में रख देंगे, ओएमआर नीचे रख लेंगे, ठीक है। एग्जाम जो आपको पेपर मिलेगा उसमें बी पोर्शन निकाला, फर्स्ट क्वेश्चन आपने रीड आउट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत, पहले मैं दिक्कत शेयर कर रहा हूँ, दिक्कत क्या होती है, कई बार फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ा फर्स्ट ही आता नहीं है, फर्स्ट आता नहीं है क्वेश्चन, वो सर ने भी नहीं कराया कोर्स में, ठीक है ना। पता नहीं कहाँ से आ गया, पहले ही केस लो आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब उसको लेकर टेंशन नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं है। सारा पेपर आपका 78, मैंने 78 बोला ना, तो ध्यान रखना 78 वाली बात। 78 क्वेश्चन जो हैं वो सारे आपको आते हैं। कहीं पहले टेंशन में आ जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ के दूसरा क्वेश्चन पढ़ के और उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ, फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, उसमें दिक्कत क्या होती है, पहले क्वेश्चन आता नहीं है, फिर उसको पकड़ के क्यों नहीं आता, वहीं पे बैठ के अपने आप को रिग्रेट फील करवा रहे हैं, समझ गए ना, क्यों नहीं आता, और उसी पे टाइम लगा रहे हैं, सोचने लगे। क्या सोचने से आ जाएगा आंसर उसका? बताओ, अभी आ जाएगा? नहीं आने वाला ना। तो उसको छोड़ दो भाई, सेकंड पे आ जाओ तुरंत, फटाफट, ठीक है। ये फास्ट रीडिंग का प्रोसेस बता रहा हूं, ये पहला प्रोसेस है अपना, ठीक है, जो फॉलो करना है आपने। रुकना कहीं नहीं है, ब्रेक कहीं नहीं मारने, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है। अब पहला नहीं आता है, पहले को छोड़ के, ठीक है, उस पर कोई साइन दे दो, क्वेश्चन मार्क वाला या काटी वाला, कि ये मेरे को आ नहीं रहा, बाद में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन कितने बचे जो बिल्कुल नहीं आते, 3 नहीं आते, 4 नहीं आते, फिर उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे लास्ट में, ठीक है, सेकंड राउंड में भी तुक्का मारना है या नहीं मारना,
समझ गए ना, ऐसे। तो उस पर काटी लगा दो जो बिल्कुल नहीं आता है, जो बिल्कुल ब्लैंक है। फिर बाहर क्वेश्चन नंबर पे काटी लगा के दूसरे पे चले, दूसरे वाले ने मान के चलो उसमें आपका 50-50 हो गया, दो ऑप्शन ने आपको उलझा लिया, ठीक है, ठीक है, दो ऑप्शन ने उलझा लिया। वहां पे क्या करोगे, दो में से आपको पता है भी ये वाले दो तो है नहीं है, ठीक है, ये वाले दो नहीं है, ए बी और सी और डी, चार ऑप्शन आए ना क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पढ़ लिया बी नहीं है, डी नहीं है। ये देखो ऐसे अटेम्प्ट करने का तरीका है पेपर को, ठीक है, दो नहीं है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर दिया आपने, दो काटे मार के, ठीक है ना, क्वेश्चन पे काटा नहीं मारा है। पहले वाले तो मैंने क्वेश्चन के ऊपर काटी लगाई है, ना कि ऑप्शन के ऊपर लगाई। ऑप्शन तो मेरे को पता ही नहीं था, समझ के बाद। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं एग्जामिन कर रहा हूं, मैंने रीड आउट करा, रीड आउट करने के बाद जब ऑप्शन देखे तो ए और सी ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी ना। अब जल्दबाजी नहीं करनी है, सर ने बता रखा है जल्दबाजी करनी है, जल्दबाजी नहीं। अभी इसको ए और सी को ना छोड़ दो, ऐसे इस पे लगाओ क्वेश्चन मार्क भी, ये मेरा दिमाग लगाने वाला है, ऊपरला तो दिमाग लगाने वाला भी नहीं है, समझ रहे हो बात, ये दिमाग लगाने वाला है। इसको जल्दी में अटेम्प्ट नहीं करना कहीं पे, कई बार मेथड माइंड ऐसा काम करता है। ए और सी में एक तो हो गई, ये ज्यादा कौन सा लग गया है, सी, चलो जी कर दिया ये भी क्वेश्चन, है ना, बाद में पता चल रहा है वो गलत हो गया, वो ए निकला, ठीक है ना। अभी अपने कॉन्फिडेंस रेज करना है पेपर में बैठ के, ठीक है, पहले ये लूज करने का तरीका है, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ये रेज करने का तरीका नहीं है, रेज करने का तरीका है क्वेश्चन मार्क लगाओ, बाद में देखता हूं तेरे को। दो ऑप्शन कट कर दिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कट हो रखे हैं दो ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन आ गया, बस 78 अब आपके स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तीसरा आया सीपीसी से या ये एक्ट से, वो आपको आता है, अपील कब फाइल होती है, 30 दिन में, चलो जी, ठीक है, बी ऑप्शन 30 डेज हो गया ना। इस पे तीसरा साइन देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम के अकॉर्डिंग देता हूं भी एच, ठीक है ना, एच का मतलब फाइनल है, कुछ भी दो आप अपना दो जो भी है, ठीक है, अलग साइन देना है, तीन साइन बन गए ना मेरे, ठीक है। एच, एच क्वेश्चन ऐसा है जो मेरा 100% है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना, ओएमआर में भी नहीं गलत हो सकता, ना ये गलत हो सकता, बिल्कुल 100% मैं श्योर हूं। और ठीक है, बी ऑप्शन मैंने टिक कर ही दिया है, तो बात खत्म, ए सी डी खाली पड़े हैं, ठीक है ना, डी हो गया ना फाइनल, तो ये फाइनल आंसर है। इसके बाद मैं सेकंड राउंड में इसको छेड़ूंगा तक भी नहीं, ठीक है ना, सेकंड राउंड में मेरा छेड़ने का काम है ही नहीं इसको, ठीक है। तो देन क्योंकि मैंने देख लिया आज ये तो फाइनल वाला है, इसको क्यों मैं दोबारा पढ़ के टाइम वेस्ट करूं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, 2 घंटे का एग्जाम है, 1 मिनट भी ऊपर नहीं मिलेगा, खींच के ले जाएंगे शीट, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, ये भी एच, फिफ्थ, अब तो सारे एच वाले चलेंगे, अब तो सारे एच वाले चलेंगे, सारे तो नहीं चलेंगे, इतने चलेंगे 80 में से 65 67 किसी के 70, किसी के 70, डिफर हल्का, ठीक है ना, हर एक का माइंड अलग अलग है ना, डिफर। तो मान के चलो 65 से 70 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं, ठीक है, आपके फाइनल वाले फर्स्ट राउंड के अंदर। ये फर्स्ट राउंड कैसा चल रहा है, मैं देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पढ़ी, ये मेरा काम रहा सिर्फ 15 से 20 सेकंड का, मैं फटाफट आगे बढ़ा, मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं पहले राउंड को फास्ट राउंड, ठीक है, फास्ट राउंड। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन पे भी मैंने 30 का सेकंड लगाए, आधा का मिनट लगाया, पढ़ने के बाद 2 एलिमिनेट भी कर दिए, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, और फिर मैं आगे बढ़ा। फिर मैंने ये नहीं वहां पे टाइम बर्बाद किया, यहाँ पे ना आपको पता नहीं लगेगा, कम से कम 3-4 मिनट तो, 2-3 मिनट तो नॉर्मल से हैं, 2-3 मिनट बैठे सोची जा रहे हो ना, ए या सी, क्या लगाना है अभी आपको, लगाना है या नहीं लगाना बताओ, नहीं लगाना ना, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ना उसको ओपन, तो छोड़ के भागो फटाफट, रेस चल रही है, ठीक है, भागो उसको, स्टार्टिंग से आपने मतलब खींच के रखना काम, पहले तो अपन खींचते नहीं है, तो लास्ट में सभी की स्पीड मैंने देखी है, लास्ट वाला आधा घंटा जब रहेगा ना 2 घंटे में, उस टाइम स्पीड लगाएंगे आप, उस टाइम पता क्या कर रहे होंगे, आराम से बैठे, अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, उस तरीके से स्पीड पहले लगानी है, फिर बाद में आराम से, ठीक है ना, रुक जाना है। तो ये वाला आपके जैसे मान के चलो इसको 80 मिनट में लेना, आपके 2 घंटे का पेपर 120 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चंस को 80 मिनट, 80 मिनट मिले आपको, तो 80 मिनट है 80 क्वेश्चंस करने के लिए, आपका ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा मेरे ख्याल से इस राउंड में 80 क्वेश्चंस को पढ़ने में 20 या 25 मिनट, 20 या 25 मिनट, क्योंकि अब स्पीड और बढ़ जाएगी, जो आने वाले क्वेश्चन है ना
इस पे मैंने कल बताया था आपको 1 मिनट के अंदर कितने कितने करोगे, 6 क्वेश्चन, किसी के 8 क्वेश्चन, किसी के 7 क्वेश्चन, किसी के 5 क्वेश्चन, ऐसे, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर हो रहे हैं। तो टोटल राउंड अपना फर्स्ट राउंड जो है वो कितने में हो गया, 20 से 25 मिनट में आपने क्वेश्चन कर दिए 70, ठीक है ना, आपने क्वेश्चन कर दिया 70, ऐसे वाले कर दिया 70। क्लियर है बात। जब ये 70 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, उसके बाद आप OMR उठाओ। अभी अभी उसके साथ पंगा नहीं लेना है, ठीक है, अभी उसके साथ पंगा लेना है। ये फाइनल वाले हैं ना, ये अपने सिलेक्शन वाले हैं 70 क्वेश्चन, ठीक है, जो एक भी नहीं गलत होगा। अब OMR उठाए, OMR पे आपने 70 के 70 फिल करने हैं। जो 10 हैं वो बीच बीच में है, ध्यान रखो, वो बीच बीच में है। कोई 25वां क्वेश्चन रह रहा है, कोई 35 क्वेश्चन रह रहा है ना, कोई बीच बीच में रह रहे हैं। तो कभी भी आपने ये नहीं करना कि अब 3 से 10 तक आपने गिनती सी कर ली, 3 का मैंने लगाया B, इसका C, 4 का, 5th का D, 5 का A, BCDA, माइंड में चाले BCDA, है ना। तो OMR में आपने लिखा 3 पकड़ लो, BCDA, समझ गए, ये गलत है काम, ऐसे नहीं कर रहे। 3 का क्या लिखा है, 1 याद करो, ठीक है, ज्यादा ज्यादा माइंड नहीं लगाना यहाँ पे। 3 का क्या है, B, ध्यान से 3 नंबर पे लगाओ B, ठीक है, B वाले कर दिया B। 4 वाले का क्या है, C, ऐसे पेपर में देखा, सब पेपर सामने रख लिया ना खोल के, 4 का C है, 4 का C। अब इसमें भी स्पीड बनेगी, 5 का 6 का, ठीक है, पहले पेपर में स्पीड बनी रही, फिर OMR में स्पीड बनी रही, आपका टाइम बच गया। नहीं ये भी कर सकते थे, तीसरे का आता है खुश होके फटाफट B, इसको तो OMR पर उठाओ, कभी OMR उठा रहे हो, कभी पेपर उठा रहे हो, कभी OMR उठा रहे हो, कभी पेपर, ना स्पीड उसकी ना स्पीड इसकी, समझ गया, टाइम वेस्टिंग, ठीक है, प्रॉपर टाइम वेस्टिंग। पहले आराम से कर लो ना, आप ही का टाइम है सारा, आपको मैनेज करना है, इस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है, तो फिर 70 के 70 क्वेश्चन आप पेपर पे ले आएंगे। ये जो है चीज, ये आपके 20-25 मिनट में लगा लो, 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर आपके सारे सर्कल हो जाएंगे, ठीक है, 70 हो गए ना सर्कल। तो ये कॉन्फिडेंस रेज करवाती है। अब आपको पता है मेरे 70 नंबर पक्के, समझ गए ना। अब आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है कि उन नहीं छाड़ते पेपर। टाइम कितना हुआ है, 25 और 5 7, आधा घंटा। आधे घंटे के राउंड में आपने सारी गेम जीत ली, ठीक है ना, मैक्सिमम लॉ के फील्ड में 10 क्वेश्चन बच गए ना, 10 क्वेश्चन इसको छोड़ दो। अभी चलो दूसरा पोर्शन उठाने, ठीक है, दूसरा पोर्शन कौन सा है, 40 क्वेश्चन का। तो 40 क्वेश्चन जो हैं, अब उसमें भी आपको आते हैं 100%, 20 क्वेश्चन उसमें आपके आते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी आपको पॉलिटी के 2-4 चमकेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आने हैं, वो पॉलिटी वाले आगे 2-4, तो बाकी अपने पंजाबी इंग्लिश कंप्यूटर के जो सीख रखे हैं, रीजनिंग के सीख रखे हैं, है ना, तो वो आगे, वो कहने का मतलब 20 क्वेश्चन वो हो गए, ठीक है, फटाफट अब 20 क्वेश्चन वो उठाओ, ठीक है, वो ही काम, कोई काटी, कोई क्वेश्चन मार्क, एक मैथ का आता ही नहीं है, काटे मारो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काटे मारो, कोई चक्कर नहीं है, आप ही का पेपर है, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क है एलिमिनेशन करो, फटाफट एलिमिनेशन करो, और उसके बाद जो फाइनल है, फाइनल लगाओ। 20 लग गए ना फाइनल, 20 के 20 फिर इस पे ले आओ, कितने हो गए, 70 और 20 90 क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है, 90 फाइनल है। अब और कॉन्फिडेंस, मैं ही महारथी हूं, मैं ही एडीए लगूंगा अब तो, है ना, रोक के दिखा दो भी। 90 क्वेश्चन हो गए, सर ने कहा था 95-100 वाला लग जाएगा, 95-100 वाला लग जाएगा। अब एडीए वाली तो गेम अब स्टार्ट होएगी, अभी तक थोड़ा एडीए लगे हो, ठीक है ना। अब 91 से 100 तक वाली जो गेम है, उसमें सारे लोग मतलब बाकी, है ना, क्या कर रहे होंगे, वो टेंशन में दौड़ रहे होंगे, किसी ने वो OMR वाला उल्टा फुल्टा कर रखा होगा, जिसको ये नहीं सिखाया गया है, ठीक है, तो कोई पहले टाइम बर्बाद इन पे 2 पे करी बैठे हैं, समझ गए ना। अब आपके चलो एक टाइम प्लस करते रहते हैं आप, ठीक है, टाइम जोड़ते रहो, एक आधा घंटा पहले हो गया था, पक्की बात है, ये करके दिखाऊंगा यहाँ पे क्लास में जब फाइनल टेस्ट होगा, ठीक है ना, इसी टाइप से करोगे एग्जाम पूरा 120 क्वेश्चंस का। अच्छा, इसके बाद अपना टाइम 20 क्वेश्चंस को कितना लगेगा, 20 मिनट मान लो, खुला टाइम लगा लो, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, भी आप रीजनिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगा के सोच के कर सकते हैं। तो 20 और 5 मिनट उसके लगा लो, 25-30 मिनट इसके लगा लो। चलो, जो 20 क्वेश्चन आपने करे कितने टाइम में करे, 25-30 मिनट में। ये वाले 30 मिनट में आपने क्या करा, 70 क्वेश्चन, ठीक है, मिनट 30 कितना हुआ टाइम, 1 आवर। 1 आवर के अंदर
OMR भी भर ली, 90 क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है ना, 1 आवर के अंदर, क्योंकि अपन रुके नहीं ना। अब 10 क्वेश्चन मेरे पेंडिंग, 10 क्वेश्चन पेंडिंग इधर पड़े हैं लॉ के, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है वो कौन से पड़े हैं, अदर, जीके वगैरह, ठीक है। कुछ जीके का होगा, एक आधा क्वेश्चन ऐसा डालेंगे जो आता ही नहीं, ब्लैंक है, उस पे कांटे लगा रखे हैं आपने, ठीक है, किसी पे क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, किसी में एलिमिनेशन। ये 30 क्वेश्चन ऐसे बचे, ठीक है, जिसमें आधे 15 का क्वेश्चन, ठीक है, 15 के क्वेश्चन आपके होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन मार्क वाले, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे ब्लैंक कांटे वाले, 1-2 लो वाला, 7-8 उधर के, समझ गए, ये हो गया ना। अब जो 20 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन है, इन दोनों के मिला के, ठीक है, इन दोनों के मिला के, अब फिर वही पैटर्न पे आ जाओ, अब फिर लो वाला उठा लो, 10 क्वेश्चन वाला, उसमें से आपके 10 में से 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और वो 10 के 10 भी ठीक हो सकते हैं, या 10 में से 6, 7, 8 तक ठीक हो सकते हैं आपके, वही 78 वाला आंकड़ा बनाएंगे हम, समझ गए ना, 70-78 वाला। तो वो अब आपको पता है मेरे पास तो 1 घंटा पड़ा है, क्वेश्चन कितने बच गए, 30। हाँ, अब लगाओ टाइम, अब जितना टाइम लगाना है ना खुल के लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, जो पहले आपने लगाना था, ठीक है। अब आप इसी पे आ जाओ, ये रॉन्ग वाले छोड़ देंगे, सेकेंड राउंड में कौन से करने हैं, क्वेश्चन मार्क वाले, क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है। इसको मैं देखूंगा भी नहीं, तीसरे वाले को, तो तीसरे वाले को नहीं देखूंगा, ये तो देख रखा है, कईयों की आदत होती है, अपने भी ट्रस्ट नहीं है, बताओ, वो जो फाइनल वाला करा था क्वेश्चन उसको दोबारा पढ़ जाएंगे बैठे, पक्का लगा रहे हैं, पक्का, ठीक है, फाइनल, फिर दूसरी बार पढ़ते पढ़ते ना पता नहीं क्या मन में आया, बी ऑप्शन जो था 30 लगाया था, भी शायद ना मेरे को लग रहा है 60 दिन है ना, 60 है, चेंज करो, सी करो इसका, करते हैं ना ऐसा कई बार, कईयों ने करा भी होगा शायद, ठीक है, या करते हैं, मतलब मैंने सुना है या मैंने भी किया है पहले, ठीक है, तो सी कर दो, तो भाई वो हो गया गलत, ओहो, जो पहली बार लगाया था ना वो ठीक था, और सच्ची बात है, पहली बार वाला ही ठीक होता है, जो लग गया बस आत्मविश्वास की बात है, ठीक है, आप अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, भी मेरे गलत हो ही नहीं सकते, ये वाले होएगा, 2 दिन होएंगे बस, ज्यादा नहीं होएंगे, 1-2 होएगा, उसमें भी गलत कर रहे होगे, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस वाले हैं, बट छेड़ने नहीं है, अगर छेड़ोगे एक तो टाइम खराब, और एक ऑप्शन चेंज करके आओगे, फिर ज्यादा गलत होंगे, फिर और ज्यादा गलत होंगे, ठीक है, उनको नहीं छेड़ना है। किसको छेड़ रहा हूं मैं, सेकंड वाले को। अब इसमें टाइम देखो कैसे बच रहा है मेरा, अब मैं बी और डी ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब मेरा कॉन्फिडेंस जो बढ़ा ना, मेरा मेंटल लेवल हायर हुआ, पहले मेरा मेंटल लेवल ना थोड़ा ऐसा था, अब इस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा था मैं जाके, सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, उस टाइम मेरा दिमाग कुछ और था, अब मेरा दिमाग कुछ और है, अब 90 क्वेश्चन में करी बैठा हूं, फर्क है या नहीं आ रहा है, फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है, तो अब मेंटल लेवल चेंज जो होएगा ना, वो क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ोगे, अब आपकी सेंसेस भी चेंज होंगी सारी, अब आपको थोड़ी सी चीजें ज्यादा याद आने लग जाएंगी, ठीक है, अब आपको याद आएगा सी ऑप्शन है, सी लगाओ, आराम से सोच के लगाओ, 1 मिनट क्या 1.5 मिनट लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, बट सोचो, उसको वेरीफाई करो, या कोई आपने सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर में कंफ्यूजन आ रही थी, अपना याद करो उसको आराम से, कैसे मैंने सेक्शन याद करे, सारे बोल के देखो वहां पे, है ना, उसमें 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, तो वो आप, क्योंकि डबल टाइम तो है ही अपने पास, एक एक क्वेश्चन को 2 मिनट मिल रहा है आपका, ठीक है, तो आराम से आपने सी, किसी का डी, ये कर दिया जी आपने, 15-20 ये वाले कर लिए, OMR पे ले आओ, सेकेंड राउंड वाला सारा मटेरियल, 15-20 क्वेश्चन OMR पे आ गए, ठीक है। अब जो क्रॉस वाले हैं, लो वाले मैंने कहा है आपको कर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लो वाले, क्योंकि थोड़ा बहुत आप एग्जामिन भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो एग्जामिन करेंगे उसको थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि परमात्मा का नाम याद करते हुए क्या लगाऊं, बी या डी, ये नहीं, ये है ना, वैसे होता है काम, मतलब ऐसे नहीं, परमात्मा उसकी हेल्प करता है जो दिमाग लगाता है, ठीक है, दिमाग लगाओ अपना भी होना क्या चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका डी, चाहे केस लो है, जो लग रहा है आपको, संभावना लग रही है, ये मटेरियल पूछा गया है, नाम से ये है, ये लग रहा है, लगा दो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना, उसको लगा दो, लॉ वाले को लगा दो। अब जो मैथ के नहीं आते आपको 2-3 क्वेश्चन, एक आधा रीजनिंग का, एक आधा जीके का, जो नहीं आते हैं वो करो, छोड़ दो, उसके साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं, समझ गए ना, उसमें ना तो आपका माइंड काम करने वाला है, ना तुक्का काम करने वाला है, ठीक है ना तुक्का काम करने वाला है, 1/4 मार्किंग है, 1/5 होती मैं कह देता हूँ वो भी लगा दो, ठीक है ना, फिर ये होता है भी 4-5 बाद एक तो लग ही जाता है सही, ठीक है ना, अब मतलब चारों नहीं लगे तो वो नंबर एक एक के भी कटवा देंगे, समझ गए ना, जो सही करके आएगा तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, तो वहां पे वो ध्यान रखें। इतने में जो आपने 20 क्वेश्चन करे हैं ना, कितने हो गए, पहले कितने हो गए थे,
90 90 और 20 15-20 तो कर ही दोगे ना। ये क्वेश्चन मार्क वाले 1-2 काटी वाले तो 110, बस 110 में से आपके ज्यादा से ज्यादा 7 8 9 इतने के गलत होंगे, वो ही आपके 100 के आसपास नंबर बन जाएंगे आपकी सिलेक्शन। समझ गए? ये कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करना है। आपका पेपर 5-10 मिनट पहले कंप्लीट होगा, पहले बैठे होगे और देख पता घूर पता किनको रोए होगे, क्रॉस वालों को भी तुम समझ गए ना, ऐसे उनको घूर रहे होगे इतने में, फिर आपका मन नहीं करेगा, किसी का मन करेगा एक आधा कर लेना, ठीक है भी कौन सा ठीक लग रहा है, या निकाल के उसको देख लेना अगर निकले, ठीक है, या जीके का सोच के देख लेना अगर आपको लगे एक आधा, बस ऐसे नहीं कि सारे 8 बचे 8 के 8 सारे आपने कर दिए अटेम्प्ट, ठीक है, ये है तरीका। अब 20 के ऊपर ये थोड़ा सा चलो कम लागू होगा, ठीक है, बट हो सकता है आपको पहली बार में सारे आते हो 20 के 20, तो फिर उस तरीके से कर लो। अगर आपको काटी वाला तो कोई होगा नहीं इसमें, पहले वाला भी ब्लैंक हो, सारे एक्ट तो मैंने पढ़ा दिया, उसी के अंदर से डाले हैं, बाहर से डाले नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाला होगा, क्वेश्चन मार्क वाला हो सकता है किसी का, तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्वेश्चन मार्क से प्रैक्टिस कर लो। आगे वाले जो बीएनएसएस के टेस्ट बड़े होंगे थोड़े, है ना, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, वहां पे फिर बीच में काटी वाले भी चलेंगे, 1-2 ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन मार्क वाले भी चलेंगे, और 50 में से 40 प्लस 45 के करीब आपके फाइनल वाले हुआ करें, ठीक है, अगर अच्छी तैयारी करी होगी तो। क्लियर? अब टाइम इसमें आप देंगे 20 मिनट, ठीक है, 8:40 हो गए ना, तो 8:40 हो गए, आप 20 मिनट के अंदर OMR भी फिल करेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, आराम से करना है काम, रुकना कहीं नहीं है, पहले राउंड में कहीं नहीं रुकना, पहला राउंड करके 18 क्वेश्चन हो गए, 18 के 18 OMR पे ले आओ, एक एक करके लेकर आना है, ठीक है, एक एक करके लेके आना है, फिर उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है सारा टाइम लास्ट वाला उस पर लगा दो, 2 क्वेश्चन करो स्टार्ट। OMR भर के रख दो साइड में, पहले सबसे पहले OMR के साथ काम करना है, भर के रखो नाम वगैरह सारा। और OMR शीट आपको पहले पकड़ाई जाती है, ठीक है, मैं भी पहले टाइम दे रहा हूं, मैं 40 से गिनूंगा। ऑप्शन जो भी टिक करोगे जिसे ध्यान से करना, कई बार बाद में जब OMR उठाते हो फिर आपको कई बार ये नहीं क्लियर होता है टिक इतना लंबा लगा दिया, भी सी पे लगा रखे बी पे लगा रखे, ठीक है, टिक अच्छे से लगाएं पेपर के ऊपर। एक चीज और, ये भी सुन लो ध्यान से, कई बार ऑप्शन ए करेक्ट होता है, कई बार ऑप्शन ए करेक्ट होता है, एक बार वेरीफाई आंखों से डी तक जरूर करेंगे, क्योंकि डी ऑप्शन लिखा होगा ओनली ए,
तो फिर डी लगाना है ना कि ए लगाना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी कहीं ऑप्शन ही छोड़ने लग जाए। ऑप्शन सारे पढ़ के आंसर फिर करो फाइनल।
जिसका फर्स्ट राउंड हो जाए ना, फर्स्ट राउंड हो जाए कंप्लीट, वो एक बार मेरे को बताना आपका हो गया। OMR भर के आपका भी हो गया, आपका भी हो गया। करो करो, आप सेकंड राउंड की तैयारी करो अपने, जो भी क्वेश्चन पेंडिंग है वो एक बार बता के मेरे को वैसे बता दो जिनका फर्स्ट हो गया। हाफ टाइम हो चुका है, 10 मिनट और बाकी हैं। फील अच्छे से करो, ये ऐसे वो कंप्यूटर में डालेंगे ना, चेकिंग नहीं होगी इसकी। गोला पूरा भरो। एक ना बॉल पेन ले, वो मोटा सा आता है, मोटी नीब का, वो रखो अपने पास, जो आपने वहां पे लेके जाना है। ऐसे नहीं भी प्रैक्टिस नहीं, जल नहीं बॉल, ऐसे नहीं भी प्रैक्टिस किसी और से करो, और वहां उस दिन अच्छा सा पेन लेके जाएं। हो गई। बाहर भी नहीं निकलना चाहिए ना, बाहर भी नहीं निकलना, ध्यान रखना।
अपने 12 मिनट में तो सभी को हो गया ना, बट स्टार्टिंग जो है वो 8 मिनट से होने लगी थी। स्टार्टिंग 8 से लेकर 12 मिनट के अंदर आपने 20 क्वेश्चन जो है वो कर दिए। ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया ना, प्रैक्टिकल हो गया। ये तो अभी मतलब थोड़ा छोटा था, जब वो पेपर पूरा होगा ना 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन, फिर तो और स्पीड बनी रहेगी ना वो, जब पढ़ते जाओगे। ठीक है ना, ऐसे बस इसके 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस एक्ट के, बाकियों के आई जाएंगे सीपीसी वगैरह में, है ना। स्पीड यही रहेगी आपकी। स्पीड ये रहने का कारण क्योंकि उसने तैयारी जैसे इस एक्ट की करी है, वैसे उसने सीपीसी की, वैसे उसने कॉन्स्टी की, वैसे उसने बीएनएसएस की, समझ गए ना, वैसे उसने आईपीसी की, वैसे उसने सीआरपीसी की। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है रुक ही नहीं रहे आप रुक ही नहीं रहे कि आपने आधे घंटे में तो मेरे को पूरा सॉरी आधे टाइम में तो आपने मेरे को पूरा पेपर करके दिया है। ओएमआर भी तो भरी है, टाइम लगे ना ओएमआर में, 2-3 मिनट तो लगे ओएमआर में, तो इसका मतलब वही सेम फॉर्मूला बैठेगा। मैंने आपको क्या बताया, आप आधे घंटे में ये सारा मतलब आधे टाइम के अंदर 1 घंटे के अंदर आप वो सारा काम कर लेंगे। ठीक है ना, जो 80-90 क्वेश्चन वाला है। ठीक है ना, बाकी 1 घंटा आपका सेपरेट बचेगा ही बचेगा, क्योंकि उसमें स्पीड और बढ़ जाती है। आप क्वेश्चन करती रुक ही नहीं रहे। ठीक है, और तेज तो नहीं पढ़े किसी ने, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़े भी, वर्ड ही छोड़ रहे हो, ध्यान ही ना दे पा रहे हो ऑप्शंस पे। ठीक है, आराम से आप चारों ऑप्शन करके बट टिक ही तो कर रहे हैं, यही रहता है पैटर्न। ठीक है ना, कितने कितने क्वेश्चन थे आपके, कितने क्वेश्चन थे सेकंड राउंड में वैसे? एक रह गया था आपका, नहीं था, कोई भी नहीं था, 4 थे आपके। हाँ ऐसे आपके 2-3 एक बार कोई सिलेक्ट करने वाला था नहीं भी जिसमें उलझे हों, 20 के 20 आते थे। ठीक है, आप जी एक सीखा, फिर वो बाद में करा पहले ओमेर पे उतार लिए थे आप, एक से वो बाद में किया फिर, पहले टिक कर डाला है। अच्छा बाद में वेरीफाई कर लिया। चलो मतलब प्रैक्टिस वैसे करो, अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये वाला काम करना, बट 3-4 एग्जाम में कर लोगे ना, फिर 5 में से यही करोगे, फिर वहां पे भी आके भी धक्के से यही करोगे जो मैंने सिखाया। ठीक है ना, और यही क्रैक करने का तरीका है इसका, बस ये इसको हम टाइम मैनेजमेंट बोलेंगे और कुछ नहीं। ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट प्लस रेजिंग द कॉन्फिडेंस। क्लियर? कोई और क्वेश्चन आपका? हाँ जी बताओ सारे, एनफोर्स या एनेक्टमेंट? ऐसे होली होली क्यों बोल रहे हो, उच्ची बोलो ना, सारे बोलो। एनेक्टमेंट, इसका मतलब मेरे को पता लग रहा है ना, इनेक्टमेंट किसने आंसर लगाया, एनफोर्समेंट किसने लगाया, बोलो। एनफोर्स, एनफोर्समेंट, एनेक्टमेंट, एनेक्टमेंट, नोटिफिकेशन, गैजेट में आई थी नोटिफिकेशन, याद है? फिर गैजेट में जब आई थी तो लागू हो गया था या नहीं हो गया था? अगले ने सेंड थोड़ा ना पूछी है, ऐसे लिंकिंग करनी सीखो ना। नोटिफिकेशन किस में आई थी, पंजाब गजट में आई थी, है ना, तो उस दिन 2017 में आई थी, 2017 वाली क्या बनी डेट, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट लगेगा। ठीक है ना, ध्यान से इतना तो देखो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन डाला ही इस वजह से गया है। ठीक है ना, ऐसे वो भी डाल सकते हैं। चलो थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं, ये पीछे दे दो। थोड़ी पंजाबी स्टार्ट कर लेते हैं आज। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, 5-7 मिनट बस, लास्ट वाले 5-7 मिनट आपके पंजाबी के लगा करेंगे, तो ये साथ के साथ हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, अब थोड़ी 10वीं वाली फीलिंग लो। 10th में आप जो, ठीक है, लिंग बदलो वचन बदलो ये पढ़ते थे, तो उस टाइप से आपने ये पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं बताऊंगा भी क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे वो। जैसे लिंग बदलो में सुनियार लिखा है ना, सुनियार का मतलब स्त्रीलिंग क्या बनेगा, ये तो पुलिंग है, इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सुनियारी। ठीक है, सुनियार दा सुनियारी, गुज्जर दा गुज्जरी, जट दा जट्टी, देव दा देवी, मतलब किसी का किसी टाइप से बनेगा, किसी का किसी टाइप से, वो हल्का सा बस ध्यान रखना है आपको माइंड में, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ब्राह्मण ब्राह्मणी, हट हटी, कुम्हार कुम्हारी, टॉप टॉपी, नट नटनी या नटी,
मच्छ मच्छी, कुक्कड़ कुकड़ी, वकील वकीलनी। ठीक है, अब वकील वकीलनी को पकड़ो, क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। अब उन्होंने कहा 4 वर्ड आपको लिख के दिए, एक वकील, एक कुछ और, एक कुम्हार, एक कुछ और, है ना, ऐसे 4 लिखेंगे। वो आपको क्वेश्चन में पूछेंगे वकील, चलो ऑप्शन में तो डाल दिया ना ये कि नी जो है वकील नी के बाद लास्ट वाला नी, वो क्वेश्चन में डालेंगे नी से स्त्रीलिंग इन 4 में से किसका बनेगा, वो बनेगा वकीलनी का। वो किसका बनेगा, वकीलनी का। उसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे ना, उस पे नी लगेगा ही नहीं, उस पे नी नहीं लगेगा, तो फिर आपने चूज कर लेना है ऑप्शन वकील, क्योंकि वकील से आपको याद आ रहा है इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाए, वकीलनी। समझ गए बात, ऐसे, ठीक है ना। वो पूछेंगे ई की मात्रा से, बिहारी की मात्रा से कौन सा बनता है, अब वकील उसमें भी डाला हुआ है ना, अब वकीली बनेगा क्या, वकीली तो नहीं है ना, इसका स्त्रीलिंग क्या है, वकीलनी। फिर उसमें कुछ और बन रहा होगा, जैसे जट का है जट्टी, तो वहां पे जट डाल रखा होगा दूसरा ऑप्शन, बिहारी से कौन सा बनता है, फिर आप कहेंगे जट्टी जी। समझ गए ना ऑप्शन। इस टाइप से आपको एमसीक्यू डाला जाएगा। ये मेंस में जब आप तैयार करते हैं जुडिशरी के पर्पज से, तो वहां तो सिर्फ अगला आपको देता है भी सुनियार, फिर आप लिखते हो खुद मेंस में सुनियारी। समझ गए ना, वकील वकील नहीं। यहाँ पे तो अगले ने आपको ऑप्शंस में माइंड लगवाना है, जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उस तरीके से। समझ गए ना, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं है। वहां पे भी 4 वर्ड आएंगे ना, बोल के देख लेना, वकील वकील नहीं, कुम्हार कुम्हारी, नी वाला आपका एक ही निकलेगा, बिहारी वाला आपका एक ही निकलेगा। अगर 2 निकल रहे हैं, इसका मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, आप बोलो इन्होंने क्वेश्चन गलत डाल दिया, 2 ऑप्शन लगा दिए, उन 2 में से जो आपका सबसे अच्छा आपको पक्का वेरीफाइड लग रहा है, क्या पता आप ही गलत हो 2%, है ना, जो सबसे अच्छा लग रहा है वो वाला लगाओ आप। ठीक है, जिसपे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो भी ये वाला निकलता है, वो वाला ऑप्शन लगाओ। अगर क्वेश्चन गलत हुआ, कई बार ये ऐसे करते हैं आंसर की कि बोथ बना देंगे बाद में रिवाइज जब आंसर की आएगी ना, बोथ बी एंड सी दोनों ऑप्शन बना दिए। क्लियर, तो ध्यान रखें। तो फिर उसमें उनको नंबर मिल जाएंगे, जिसका बी होगा किसी का सी होगा, उन दोनों को नंबर दिए जाएंगे, जिसका ए और डी होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कई बार ऐसे होता है। चलो, तरखान तरखानी, पहाड़ पहाड़ी, मठ मट्टी, उस्ताद उस्तादनी, कुड़म कुड़मनी, महंत महंतनी, संत संतनी, नाग नागनी, राजपूत राजपूतनी, शाह शानी, पील पीलनी, सूर सूरनी, फकीर फकीरनी, बाजीगर बाजीगरनी, जमादार जमादारनी, मोर मोरनी, उपदेशक उपदेश का। ठीक है, उपदेश का ऐसे बोलेंगे। अध्यापक अध्यापका, फिर लेख लेख का, सेठ सिठानी। ठीक है, सेठ सिठानी, सेठ से याद आ रहा है मेरे को, शायद ये आ रखा है क्वेश्चन अभी, शायद लॉ ऑफिसर का लिया था इन्होंने PSSB ने, उसमें आया था शायद, सेठ सेठानी ऐसे, जैसे मैंने आपको समझाया। नी से कौन सा बनेगा, सेठानी बनेगा जी। तुर्क तुर्कानी, पंडित पंडतानी, जेठ जेठानी, ठीक है, या जिठानी, द्योर द्योरानी या दरानी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, नौकर नौकरानी, ठीक है, सूत सूतरी। अब ये जो डिफिकल्ट आपको लगता है ना, जो नहीं बोला जाता, उस पर आप हल्का सा टिक कर लो बस। ठीक है, भी इसको मैंने थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना है, मेरे रिवीजन के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी, इतने कर लेते हैं। 40 हो गए, 40 पे टिक कर लो। ठीक है, 41 से आप कल स्टार्ट करेंगे, वैसे ही बस लास्ट में 2 मिनट, कुछ नहीं लगता है। ठीक है, आज का काम हो गया अपना। ठीक है, अब होमवर्क क्या है, घर पे जाके क्या करेंगे, उसी एक्ट को रिवाइज पक्का, क्योंकि फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आज के लिए थोड़ा ना पढ़ना है हमारे को। ठीक है, 3 महीने बाद तक के लिए पढ़ना है, 2 महीने बाद के लिए पढ़ना है। ठीक है, उसको जाके एक बार और पक्का कर लो, जहां जहां पे ब्रेक है, कोई सारे ब्रेक खत्म कर दो अपने माइंड से। ठीक है, अपने आप से बोल के ये मत ढूंढना मेरा कोई साथी नहीं है, कल्ला हूं, एडीए कल्ले लगेंगे, समझ गए ना, साथी लग जाएंगे, वो बाद में मिलेंगे आपको, बाद में पता चलेगा ना। तो कल्ले हो कल्ले पढ़ो, 2 जने हैं 2 जने पढ़ो आपस में डिस्कशन करके। ठीक है, बट डिस्टर्ब मतलब एक दूसरे को ना करें बस। ठीक है ना, कोई अगर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला हो, उसका साथ छोड़ दीजिए, 3 महीने में कुछ नहीं होता। ठीक है ना, जब एडीए लग जाएंगे ना, उसके बाद वो अपने आप बोलने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने आप बोलेगा वो। ठीक है, भी अब तो एडीए लग गया है, बधाइयां भी देने आएगा। ठीक है, तो इस वजह से कोई चक्कर नहीं है, जो तंग करता है 3 महीने के लिए उसका साथ छोड़ दो बस, आपने सिर्फ पढ़ना है,
ठीक है, या अपना एंजॉय करना है। एंजॉयमेंट मेरे को नहीं पता आप किससे करते हो, गाने सुन के करते हो या कैसे करते हो, बीच बीच में आपने माइंड रिफ्रेश भी करना है। ठीक है, घर वालों से बात करो, ठीक है, मंदिर गुरुद्वारा जाओ, और बीच बीच में अपने किसी दिन 2 घंटे निकाल के मूवी देखनी है, मूवी देखने जाओ। जिसको मूवी पसंद है, जिसको गाने पसंद है, गाने सुनो। ठीक है, जिसको गेड़ा लगाना पसंद है, गेड़ा लगाओ। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ ही रहे हैं कमरे में बंद ही हो गए। ठीक है, तो मेंटली हेल्थ भी रखनी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अपने मेंटली हेल्दी रहना पूरा। ठीक है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिकली भी फिट रहना थोड़ा सा। ठीक है, पहले हो सकते फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हो, 3 के महीने फास्ट फूड भी कम कर दें। ठीक है, फास्ट फूड वगैरह ना खाएं, अच्छी चीजें खाएं जिससे आपको नींद कम आए। ठीक है, एनर्जेटिक ज्यादा रहें, और बस उस तरीके से वो आपके वैसे भी हेल्थ के लिए ठीक रहे। क्लियर है जी, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अकेले ये नहीं भी किताब बस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी चीजें सारी गड़बड़ कर रखी हैं, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, ये काम होने नहीं चाहिए नॉर्मली। ठीक है ना, खुश रहो, मतलब आराम से गुड फीलिंग्स के साथ पढ़ते रहो। बस खुशी पता है कब आएगी, जब काम कर लोगे। काम करो ना, ठीक है, पहले तो सो जाएं 5-7 घंटे, बीच में दोपहर सारा निकाल दें, जैसे आज संडे है। फिर उसके बाद फिर वो शाम को मन ना करे, फिर आप फिर इधर उधर गेड़ा देके फिर बैठ जाएं रूम में आके, फिर आप थोड़े से परेशान नजर आओगे। ठीक है ना, वो पहले आप अपना काम खत्म करो, उसके बाद फिर वो गेड़ा लगाओगे ना, और घर पे भी आके बैठोगे, फिर आप खुश रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम पहले खत्म, अपना टाइम टेबल पूरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है ना, और उसको लिख के रखो। माइंड ऐसा है, रिलैक्सेशन बहुत डिमांड करता है। ठीक है, रिलैक्सेशन बहुत डिमांड करता है। अभी कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा, अभी अभी तो 3 महीने बाकी हैं, अभी तो 2.5 महीने बाकी हैं, अगस्त में बोल दिया सर ने, कोई चक्कर नहीं है ना। तो ये माइंड बहुत रिलैक्सेशन में मेरा भी जाता है, मैं तो बता पा रहा हूँ। ठीक है, फिर लिखना पड़ता है उसको, धक्के से ना फोर्स करना पड़ता है, भाई तेरा काम ये है। ठीक है, तो वो काम ना पहले निपटा, फिर उसके बाद तो बाकी काम देखे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपने करनी है। और कल सब्जेक्ट कौन सा लेकर आएंगे, बीएनएसएस। कल आप बीएनएसएस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी टाइम पे। कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।